ओके, सो आज का जो अपना डिस्कशन होने वाला है स्टूडेंट्स, दैट इज on the topic called as accessory ducts. I have discussed this accessory ducts in the last lecture. I know this, but I'll be revising this accessory ducts because we have missed one accessory duct called as ejaculatory duct for a reason. मैंने जानबूझ के इजैकुलेटरी डक्ट के बारे में कुछ भी डिस्कशन नहीं किया था, दैट इज फॉर अ रीजन. तुम लोगों ने सोचा रहेगा कि इजैकुलेटरी डक्ट सर ने मिस कर दिया, ये एक्सप्लेन नहीं किया है. इट इज फॉर अ रीजन. वो रीजन क्या है वो भी मैं बताऊंगा. बट हाल फिलहाल इतना ध्यान में रखो कि एक्सेसरी डक्ट्स मतलब क्या होता है. एक्सेसरी का मतलब होता है हेल्पिंग. एक्सेसरी का मतलब क्या होता है, हेल्पिंग. मतलब एनीथिंग विच इज हेल्पिंग योर टेस्टिस or your sperms to get delivered out of the urinogenital duct. यस, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में से स्पर्म्स को बाहर निकालने के लिए जो जो ट्यूब्स रहेंगे, जो डक्ट्स रहेंगे, उनको हम लोग एक्सेसरी डक्ट्स बोलते हैं. यहां तक सब लोगों को समझ में आ गया. Yes, accessory ducts मतलब helping ducts which are going to help your sperm to come out of the reproductive tract of male. रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट मेल का जो रहता है उसमें से बाहर आने के लिए एक्सेसरी डक्ट्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है. सो एक्सेसरी डक्ट्स कितने कितने प्रकार के हैं. सबसे पहले मैंने क्या कहा, रेटेटेस्टिस. रेटेटेस्टिस के बाद में क्या होता है, रेटेटेस्टिस के बाद में ट्यूबुलाई रेक्टाई होता है. ट्यूबुलाई रेक्टाई के बाद में क्या होता है, वासा इफ्रेंशिया होता है. वासा इफ्रेंशिया के बाद में क्या होता है, एपिडिडाइमिस होता है. एपिडिडाइमिस में तीन हिस्से होते हैं, ऊपर वाला हिस्सा, बीच वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा. ऊपर वाले हिस्सा को हम लोग कैपुट एपिडिडाइमिस बोलेंगे. ठीक है. कैसे याद रखोगे कैपुट एपिडिडाइमिस को, कैप, कैप किधर होता है, टोपी, टोपी किधर होता है, सर के ऊपर. तो हेड ऑफ द एपिडिडाइमिस इज नथिंग बट व्हाट, कैपुट एपिडिडाइमिस. नेक्स्ट इज कॉल्ड एज कॉर्पस एपिडिडाइमिस. कॉर्पस इज नथिंग बट व्हाट, कॉर्पस. जब भी तुम लोगों को कॉर्पस ये वर्ड तुम्हारे आंखों के सामने दिखाई देगा, कॉर्पस का मतलब होता है बॉडी. कॉर्पस, हमेशा कॉर्पोरा, कॉर्पस, ऐसे सारे वर्ड्स जब आएंगे तब उसका मतलब क्या होता है, कॉर्पस का मतलब होता है बॉडी. प्लीज लिख लो अपने नोटबुक में. कैपुट मतलब हेड, कॉर्पस मतलब बॉडी, एंड कॉर्डा, CAUDA, कॉर्डा का मतलब होता है टेल. ठीक है, कॉर्डा का मतलब होता है टेल. सो कैपुट मतलब हेड, कॉर्पस मतलब बॉडी, एंड कॉर्डा मतलब टेल. सो एपिडिडाइमिस क्लियर. उसके बाद में क्या आता है, वास डिफरेंस, जिसको हम लोग डक्टस डिफरेंस के नाम से भी जानते हैं या फिर उसको वासा डिफरेंशिया के नाम से भी जानते हैं. नाउ ये वास डिफरेंस, डक्टस डिफरेंस, वासा डिफरेंशिया के बाद में एक छोटा सा ट्यूब आता है जिसका नाम है इजैक्यूलेटरी डक्ट. और इजैक्यूलेटरी डक्ट के बाद में आता है यूरेथ्रा. अब एक बार मैं उसको रिपीट करना चाहता हूं. रेटेटेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, vas deferens also called as ductus deferens also called as vasa differentia, then comes ejaculatory duct, then comes urethra. Is that clear? ये फ्लो चार्ट सबको समझ में आ गया? Say yo in the chat box everyone. चलिए, मतलब मैं तुम लोग को और एक चीज बताना चाहता हूं. फ्लो चार्ट हम लोगों ने क्यों पढ़ा हुआ है, बिकॉज स्पर्म ट्रैवल कैसे करेगा. स्पर्म तो बन रहा है सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर. यस और नो, स्पर्म्स तो बन रहा है सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर. व्हाट आर सेमिनिफेरस टिब्यूल्स? इट इज हाईली कॉइल्ड टिब्यूल. इट इज हाईली कॉइल्ड टिब्यूल एंड इट इज प्रेजेंट, दी सेमिनिफेरस टिब्यूल्स आर प्रेजेंट इन व्हाट, कहां पे रहता है सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, कहां पे रहता है, कोई मुझे बता सकता है उसका लोकेशन. Seminiferous tubules are present where? Where is the location of it? Testis में exactly कहां पे? Testis में exactly कहां पे? चुन्नू मुन्नू, टेस्टिस में exactly कहां पे? नो 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 नो, ट्यूनिका एल्बुजिनिया नहीं. हाँ, वेरी गुड अमीर. टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, कंपार्टमेंट्स होते हैं ना छोटे 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 टेस्टिस के अंदर. छोटे 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 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं. ट्यूनिका एल्बुजिनिया फोल्ड होने की वजह से छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बनते हैं जिसका नाम है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. और उन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर हाईली कॉइल्ड ट्यूब होता है जिसका नाम है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म्स बनेंगे. Once the sperm is formed inside the seminiferous tubule, it is traveled ahead, वो आगे बढ़ता है into a straight tube called as tubuli recti. Now this tubuli recti
converges to form a structure referred to as rete testis. Now, what is rete testis? It is the network of seminiferous tubules. Seminiferous tubules जो है उसका नेटवर्क आगे जाके जो होता है दैट इज कॉल्ड एज रेटेटेस्टिस. नाउ ये रेटेटेस्टिस में से 15 से 20 फाइन फाइन ट्यूब्यूल्स निकलते हैं, पतले 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 ट्यूब्स निकलते हैं जो तुम्हारे टेस्टिस के बाहर आ रहे हैं. तुम लोग यहाँ पे डायग्राम में भी क्लियरली देख सकते हो कैसे ये चीजें छोटे 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 पतले पतले चीजें बाहर आ रहे हैं. सो दिस इज कॉल्ड एज वासा इफरेंशिया. वासा इफरेंशिया. ठीक है, वासा इफरेंशिया पतले 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 ट्यूब्यूल्स होते हैं. 15 से 20 उनका नंबर हो सकता है जो तुम्हारे टेस्टिस से बाहर के तरफ निकल रहे हैं, अराइजिंग फ्रॉम द रेटेटेस्टिस. रेटेटेस्टिस के बाहर की तरफ निकल रहे हैं. नाउ रेटेटेस्टिस में से बाहर वासा एफरेंशिया तो निकल गया. नाउ वासा एफरेंशिया जो है वो आगे जाके हाईली कॉइल्ड ट्यूब बनाता है जिसका नाम है एपिडिडाइमिस. एपिडिडाइमिस के अंदर स्पर्म्स जो होते हैं वो टेम्पररी बेसिस पे स्टोर हो सकते हैं और उनको मैच्योरिटी भी मिलती है. आई रिपीट, एपिडिडाइमिस एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें स्पर्म्स टेम्पररी स्टोर हो सकते हैं और उसमें उसको मैच्योरिटी भी मिलती है. इसी के साथ में एपिडिडाइमिस इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजंस. वन इज कॉल्ड एज कैपुट एपिडिडाइमिस, the second is called as corpus epididymis, and the third is called as cauda epididymis. This cauda epididymis is going to extend further upwards towards the abdominal cavity that is referred to as vas deferens या फिर ductus deferens या फिर vasa deferentia. मतलब एपिडिडाइमिस का जो कॉर्डल पार्ट है, जो टेल पार्ट है, जो कॉर्डा एपिडिडाइमिस है, वो आगे जाके एक्सटेंड होगा, ऊपर के तरफ जाएगा. जहां पे अपना एब्डोमेन है ऊपर की तरफ जाएगा. टेस्टिस हमारे एब्डोमेन कैविटी से बाहर है तो वो ऊपर की तरफ जाएगा वासा डिफरेंशिया, और वासा डिफरेंशिया ऊपर जाके वापस से तुम्हारे पीनस में से पास होने के लिए आ जाएगा. ऐसा ऊपर जाके वापस नीचे आने वाला है वो. इज दैट क्लियर? वासा डिफरेंशिया ऊपर जाने वाला है. वासा डिफरेंशिया ऊपर जाके एब्डोमिनल कैविटी में जाएगा. एब्डोमिनल कैविटी से वो ज्वाइन हो जाएगा एक डक्ट के साथ में जिसका नाम है इजैक्यूलेटरी डक्ट. जिसका नाम क्या है? इजैक्यूलेटरी डक्ट. व्हेन आई से इजैक्यूलेटरी डक्ट, इजैक्यूलेशन का मतलब क्या होता है कि स्पर्म जो है या फिर सीमेन जो है वो तुम्हारे बॉडी से मतलब मेल के बॉडी से पीनस में से बाहर एक फोर्सफुली बाहर फेंका जाता है. फोर्सफुली बाहर फेंका जाता है, इजेक्ट आउट किया जाता है. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इजैक्यूलेशन. और ये प्रोसेस किसके वजह से होती है बच्चों लोग? इजैक्यूलेटरी डक्ट की वजह से. वो फोर्स किसके वजह से क्रिएट हो रहा है बच्चों लोग? इजैक्यूलेटरी डक्ट की वजह से. इज दैट क्लियर? मतलब वासा डिफरेंशिया ऊपर जाएगी, इजैकुलेटरी डक्ट में जाएगी, इजैकुलेटरी डक्ट से वो यूरेथ्रा में खुलने वाली है. सो इजैकुलेटरी डक्ट क्या करेगा? एक फोर्स क्रिएट करेगा जिससे एक फोर्सफुली स्पर्म्स जो है वो बाहर एकदम जोर से बाहर आ जाएंगे. दैट इजैकुलेशन इज रेफर्ड टू एज that ejaculation is been क्या बोल सकते हैं, controlled by a duct called as ejaculatory duct. It is going to pass through the prostrate gland. ejaculatory duct कैसे पास होने वाली है? सबसे पहले वासा डिफरेंशिया जो है वो कनेक्ट हो जाएगी इजैकुलेटरी डक्ट को. इजैकुलेटरी डक्ट जो है वो आगे जाके पास हो जाएगी प्रोस्ट्रेट ग्लैंड में से और फिर वो ओपन हो जाएगी यूरेथ्रा के अंदर. बहुत जनों को अभी ये चीजें समझ में नहीं आ रही होगी. आई विल शो योर डायग्राम ओवर हियर. ठीक है, मैं डायग्राम दिखाना चाहता हूँ. यू कैन सी ओवर हियर कि यहाँ पे तुम्हारा इजैकुलेटरी डक्ट है. सी, कैन यू ऑल सी? सेमाइनल वेसिकल के थोड़े से आगे पतला पतला सा एक ट्यूब दिख रहा है तुम लोगों को? Yes, everyone, can you all see that? एकदम फाइन ट्यूब. नहीं दिख रहा तो I'll show you with the help of this annotator. This is the ejaculatory duct. This is the ejaculatory duct. दोनों बाजू में, इधर भी है इधर भी है. This is the ejaculatory duct. छोटी सी पतली सी ट्यूब होती है, ज्यादा बड़ी नहीं होती है, छोटी सी होती है, शॉर्ट होती है. ठीक है, और ये पास किस में से हो रहा है बच्चों लोग? ये तुम लोग को चेस्टनट शेप ग्लैंड दिखाई दे रहा है पीछे. चेस्टनट शेप ग्लैंड, दैट इज कॉल्ड एज प्रोस्ट्रेट ग्लैंड. दैट इज कॉल्ड एज प्रोस्ट्रेट ग्लैंड. तो प्रोस्ट्रेट ग्लैंड में से वो पास होगी. यहां तक सबको समझ में आ गया? इजैकुलेटरी डक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग. यस एवरीवन? नाउ इजैकुलेटरी डक्ट का डिस्कशन हम लोग कर रहे थे. तो इजैकुलेटरी डक्ट के लिए क्या लिखा हुआ है? पासेस थ्रू द प्रोस्टेट ग्लैंड एंड ओपन्स इनटू यूरेथ्रा. माय डियर स्टूडेंट्स, यूरेथ्रा किधर होता है? पीनस में से पास होता है यूरेथ्रा. देखो
देखो ये वाला दिस इज यूरेथ्रा। सो इजैकुलेटरी डक्ट जाके कहाँ पे खुलने वाली है? यूरेथ्रा के अंदर खुलने वाली है। लेट मी रीड्रॉ इट अगेन। इजैकुलेटरी डक्ट कहाँ पे खुलने वाली है? यूरेथ्रा के अंदर खुलने वाली है। पूरा यूरेथ्रा है, ये पूरा यूरेथ्रा है। yes everyone, now can you hear me? Now can you understand me? yes everyone, चलिए। सो इजैकुलेटरी डक्ट का बेसिक काम धंधा क्या है बच्चे लोग? कि जो स्पर्म या जो सीमेन जो है वो फोर्सफुली पीनस में से बाहर निकलेगा, फोर्सफुली पीनस में से बाहर निकलेगा, that is called as ejaculation, and this ejaculation is carried with the help of ejaculatory duct। इजैकुलेटरी डक्ट किसके जरिए बनी हुई है? तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो, वासा डिफरेंशिया यहाँ पे एक छोटा सा एम्प्यूला नाम के रीजन में खुलता है। ये एम्प्यूला का रीजन, सेमाइनल वेसिकल का रीजन और प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर जाने वाली ट्यूब, ये तीनों मिलाकर एक छोटी सी ट्यूब बनाते हैं। दैट इज कॉल्ड एज इजैकुलेटरी डक्ट। वंस अगेन, एम्प्यूला किधर? एम्प्यूला क्या है? एम्प्यूला इज अ स्वोलन पोर्शन ऑफ योर वास डिफरेंस। एम्प्यूला इज द स्वोलन पोर्शन ऑफ योर वास डिफरेंस। इधर भी एम्प्यूला है, इधर भी एम्प्यूला है, स्वोलन पोर्शन है। ठीक है, ये स्वोलन पोर्शन आगे जाके छोटे से ट्यूब में खुलेगा, छोटे से ट्यूब में खुलेगा जहां पे सेमाइनल वेसिकल की भी ट्यूब आती है और प्रोस्टेट ग्लैंड में वो ट्यूब चली जाएगी। इस ट्यूब का नाम होता है इजैकुलेटरी डक्ट। ये तुम्हारा इजैकुलेशन का मेल्स के अंदर काम करेगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? एंड नेक्स्ट इज कॉल्ड एज यूरेथ्रा। यूरेथ्रा को हम लोग यूरिनोजेनिटल डक्ट भी बोलते हैं। कोई मुझे बता सकता है व्हाई वी कॉल यूरेथ्रा एज यूरिनोजेनिटल डक्ट? एवरीवन, can anyone tell me why urethra is called as urinogenital duct? Any one of you? Any one of you? I have discussed this already. क्यों बोला जाता है urinogenital duct urethra को? Very, very, very good, Iraja sir. It passes urine and also semen. Very good. It also passes urine and semen. मतलब जो पैसेज है यूरिन को पास करने के लिए और जो पैसेज है स्पर्म को पास करने के लिए, वो सेम है। मैंने बहुत बार, लाख करोड़ों बार एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो पैसेज है जिसमें से स्पर्म या सीमेन जाएगा, या जो पैसेज जिसमें से यूरिन पास होगा, वो सेम है, वो सेम ट्यूब है, कॉमन पैसेज है, पीनस में से ही पास होने वाला है। बट जब तुम्हारा यूरिन पास होगा तब उसके टाइम पे सीमेन पास नहीं होगा, और जब तुम्हारा सीमेन पास होगा उस टाइम पे यूरिन पास नहीं होगा। इतना सिंपल है, ये अरेंजमेंट हमारे बॉडी में की गई है। इज दैट क्लियर? चलिए इसी के साथ में आगे बढ़ते फटाफट। छोटे छोटे ग्लैंड्स का डिस्कशन कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में मैंने सिर्फ ग्लैंड्स के बारे में ये बताया था कि ये तुम्हारा सीमेन बनाने का काम करेंगे। ये तुम्हारा क्या काम करेंगे? सीमेन बनाने का काम करेंगे। ठीक है, सो सीमेन मतलब क्या है? एक ऐसा फ्लूइड जिसमें स्पर्म तुम्हारे स्विम करने वाले हैं, एक ऐसा फ्लूइड जिसमें से स्पर्म को न्यूट्रिशन मिलने वाला है। सीमेन का स्पेलिंग क्या है? SEMEN। सीमेन का स्पेलिंग क्या है? SEMEN। इज दैट क्लियर एवरीवन? ओके, पर मैंने लास्ट लेक्चर में तुम लोग को सीमेन जब मैं डिस्कस कर रहा था, सीमेन में जब डिस्कस कर रहा था, तब मैंने कुछ केमिकल्स के नाम लिए थे। फ्रुक्टोज, फाइब्रिनोजन, प्रोस्टाग्लैंडिन, सिट्रिक एसिड, एसिड फॉस्फेटेज, या फिर तुम्हारा क्या बोलते हैं, ऐसे कुछ केमिकल्स के नाम लिए थे जो मैंने सिर्फ बताए थे। मैंने उसका फंक्शन क्लियरली बताया नहीं था। किसी को याद आ रहा है? मैंने सिर्फ सिर्फ ये नाम लिए थे, फ्रुक्टोज है, फाइब्रिनोजन है, प्रोस्टाग्लैंडिन है। फिर तुम लोगों ने बोला था सर इसका फंक्शन क्या है, तो मैंने बोला था इसको फंक्शन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्यों मैंने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने के लिए बोला था? बिकॉज सबसे पहले तुमको ये पता होना चाहिए कि कौन से ग्लैंड में से कौन सा केमिकल बनेगा, कौन सा फ्लूइड बनेगा, ये कौन सा सेक्रेट करने वाला है, ये पहले सबसे दिमाग में रजिस्टर होना चाहिए। इसीलिए पहले मैंने तुम लोगों को पहले उसका इंट्रोडक्शन दे दिया। अब मैं क्या बताऊंगा? उसका फंक्शन बताऊंगा। पहले दिन में तुम लोग को इंट्रोडक्शन और फंक्शन दोनों बता देता तो तुम लोग के दिमाग में सब भेलपुरी हो जाता। इसलिए आई हैवंट टॉक्ड अबाउट इट इन अ ग्रेट डिटेल इन द लास्ट लेक्चर। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कि सेमाइनल वेसिकल क्या बनाता है, उसका फंक्शन क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या बनाता है, उसका फंक्शन क्या है, काउपर्स ग्लैंड क्या बनाता है, उसका फंक्शन क्या है। इज दैट क्लियर एवरीवन? चुन्नू मुन्नू यो सर, एवरीवन से यो। चलिए
फटाफट के साथ में हम लोग क्या करेंगे, सेमाइनल वेसिकल को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, सेमाइनल वेसिकल जो है वो किधर है? इधर है, इधर सेमाइनल वेसिकल इधर है। ये सेमाइनल वेसिकल, ये एक सेमाइनल वेसिकल लेफ्ट साइड में भी है और राइट साइड में भी है, दोनों साइड में सेमाइनल वेसिकल। ठीक है, सो ये जो सेमाइनल वेसिकल है बच्चे लोग, इसमें बनता क्या है, ये एक जोड़ी में ग्लैंड है। मतलब जोड़ी मतलब क्या है, पैर, अ पैर। ठीक है, पैर, एक पैर में एक जोड़ी में वो ग्लैंड है जिसके अंदर एक अल्कलाइन फ्लूइड बनता है, जिसके अंदर एक अल्कलाइन फ्लूइड बनता है। अब सबके दिमाग में ये क्वेश्चन आया रहेगा कि सर अल्कलाइन ही क्यों फ्लूइड बनता है? सो अल्कलाइन ये फ्लूइड इसीलिए बनता है बिकॉज स्पर्म जो है वो एसिडिक फ्लूइड में जिंदा नहीं रह सकते हैं। स्पर्म जो है वो एसिडिक फ्लूइड में जिंदा नहीं रह सकते हैं। उनको बेसिक एनवायरमेंटल कंडीशंस की या फिर अल्कलाइन एनवायरमेंटल कंडीशंस की ही जरूरत लगती है, इसीलिए वो अल्कलाइन फ्लूइड बनाता है। गुप्ता सिबलिंग इज आस्किंग मी सर वन डाउट, व्हाट इज योर डाउट बेटा? पुट इट इन द चैट बॉक्स फटाफट से, तब तक मैं तुम लोग को एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ। जो तुम्हारे सेमाइनल वेसिकल्स जो है बच्चे लोग, दैट इज अ पेयर, एक जोड़ी में रहेगा वो। और ये ग्लैंड जो है वो एक अल्कलाइन फ्लूइड बनाएगा। अल्कलाइन फ्लूइड का मतलब क्या होता है? जिसका पीएच बेसिक रहेगा। बेसिक पीएच का मतलब क्या है? सर व्हाई देयर इज टू सेमाइनल वेसिकल? ओके, व्हाई देयर आर टू किडनीज गुप्ता सिबलिंग्स? मेरा सवाल है व्हाई देयर आर टू किडनीज? उसके ऊपर जाके मेरा और एक सवाल है, व्हाई देयर आर टू लंग्स? यस, सवाल समझा मेरा? Why there are two kidneys? Why there are two lungs? सिंपल, तो अभी why there are two seminal vesicles? क्योंकि एक किडनी इतना लोड हैंडल नहीं कर सकता, ऐसा आप लोगों ने आंसर किया हुआ है। फिर एक अगर बंद कर दे दूसरा काम करेगा, ऐसा आपने आंसर किया हुआ है। तो यहाँ पे दो सेमिनल वेसिकल्स की क्या जरूरत आनी पड़ेगी? लॉजिक का लॉजिक। करेक्ट, मतलब एक से हमारा अगर काम हो सकता था तो हमको हमारे पास में दो दो होने की जरूरत ही नहीं है ना। राइट एवरीवन, टेस्टिस में से, टेस्टिस हमारे पास में दो टेस्टिस है, यहाँ पे भी टेस्टिस है, यहाँ पे भी टेस्टिस है। तो इस वाले टेस्टिस में से जो स्पर्म निकलेंगे, तो क्या उन्होंने पाप किया हुआ है कि हमको सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड नहीं मिलेगा? लेफ्ट साइड में रखो, राइट साइड में नहीं रखते हैं। उन्होंने कोई पाप पाप किया हुआ है? नहीं ना। तो इसीलिए दोनों साइड के टेस्टिस में क्या होने चाहिए, सेमिनल वेसिकल्स ऊपर की तरफ साइड में ऊपर की ट्यूब में होने चाहिए। ठीक है, समझ में आया बच्चे लोग? दोनों टेस्टिस में से जो स्पर्म्स निकल रहे हैं उनके पास में वो सेमिनल फ्लूइड होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड पे सेमिनल वेसिकल्स को रखते हैं। दैट इज द ओनली रीजन, और कुछ रीजन नहीं है। ठीक है, दोनों टेस्टिस में से स्पर्म निकलेंगे, उन दोनों को भी सेमिनल वेसिकल की जरूरत होती है, बिकॉज उसमें से जो निकलने वाला फ्लूइड है वो उनको क्या देता है, सेमाइनल फ्लूइड देता है। उस सेमाइनल फ्लूइड में क्या होता है, फ्रुक्टोज होता है, फाइब्रिनोजेन होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन होता है। ये केमिकल्स क्या कौन बना रहा है, सेमाइनल वेसिकल बना रहा है। ये वाला सेमाइनल वेसिकल और ये वाला सेमाइनल वेसिकल, ये क्या बना रहा है, सेमाइनल फ्लूइड बना रहा है। इस सेमाइनल फ्लूइड के अंदर क्या है, फ्रुक्टोज है, फाइब्रिनोजन है, प्रोस्टाग्लैंडिन है। नाउ लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड, कि ये वाले जो सेमाइनल वेसिकल्स हैं, इसमें से जो सेमाइनल फ्लूइड बन रहा है वो तुम्हारा जो केमिकल्स बनाता है, फ्रुक्टोज, फाइब्रिनोजन, प्रोस्टाग्लैंडिन, इसका काम धंधा क्या है? फ्रुक्टोज जो है ना बच्चे लोग, फ्रुक्टोज, प्लीज राइट इट डाउन दिस स्टेटमेंट। फ्रुक्टोज जो है ना, फ्रुक्टोज इज गोइंग टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर द स्पर्म मूवमेंट। fructose is going to provide energy for the sperm movement. Fructose क्या है? It is a sugar. Yes or no? Fructose is a sugar. Yes or no, चुन्नू मुन्नूज?
फ्रुक्टोज इज अ शुगर। ये शुगर क्या करता है, ये शुगर तुम्हारे स्पर्म को मूवमेंट, उनके उसके पास में एक टेल होती है, उसके पास में एक फ्लैजेला होता है, उस फ्लैजेला का जो मूवमेंट है, तुम लोगों ने 3 इडियट्स देखा है, सब लोगों ने से यो इन द चैट बॉक्स 3 इडियट्स देखा हुआ है, ठीक है। जिसने जिसने 3 इडियट्स देखा हुआ है, मेरी फेवरेट मूवी है, जिसने जिसने 3 इडियट्स देखा हुआ है, उस 3 इडियट्स में तुम लोगों ने देखा रहेगा कि स्टार्ट स्टार्ट में उसके तुम लोगों ने स्पर्म्स को देखे रहेंगे, और स्पर्म्स को जब उसकी मूवमेंट दिखाई देगी, उसकी विप्लैश मूवमेंट जो होती है, गोल 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 स्पर्म जो उसके टेल है वो राउंड 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 स्पाइरल मूवमेंट करते दिखाता है। ये देखा है सब लोगों ने 3 इडियट्स में, ठीक है। सो ये जो मूवमेंट है स्पर्म की, ये जो वर्लिंग मूवमेंट है, उस मूवमेंट का नाम क्या बच्चों लोग, वर्लिंग मूवमेंट, WHORLING। स्पर्म कौन सी मूवमेंट कर रहा है बच्चों लोग, वर्लिंग मूवमेंट कर रहा है, वर्लिंग, WHORLING। तो ये वर्लिंग मूवमेंट जो है, या विप्लैश मूवमेंट जो है, विप्लैश का मतलब क्या होता है, चाबुक जैसे हम लोग झटकते हैं ना, चाबुक झटकने के बाद कैसे वो एकदम झटका देता है, वो झटका देने वाला जो मूवमेंट है, जर्क वाला जो मूवमेंट है उसके टेल में या उसके फ्लैजुला में, वो क्यों आ सकता है, जस्ट बिकॉज उसको फ्रुक्टोज मिला, जस्ट बिकॉज उसको एनर्जी मिला। समझ में आया। फ्रुक्टोज कहां से मिला, सेमाइनल वेसिकल के अंदर के सेमाइनल फ्लूइड में से मिला। समझ में आया। क्लियर है। ओके अब नेक्स्ट तुम लोगों के सामने एक केमिकल है जो सेमाइनल फ्लूइड का ही हिस्सा है, दैट इज कॉल्ड एज फाइब्रिनोजेन। दिख रहा है सबको फाइब्रिनोजेन, राइट इट डाउन इन नोटबुक, फाइब्रिनोजेन, इसका फंक्शन तुमको लिखना है। फाइब्रिनोजेन कोएगुलेट्स द सीमेन, राइट इट डाउन, फाइब्रिनोजेन कोएगुलेट्स द सीमेन। कोएगुलेट्स का स्पेलिंग क्या है, COAGULATES। जैसे बोलते हो ना, प्रोनाउंसिएशन करते हो ना, वैसे ही लिखना है, कोएगुलेट्स, कोएगुलेट्स। कोएगुलेट्स का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। कोएगुलेट्स का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। मतलब क्या है ना बच्चों लोग, कि जब भी कभी पीनस में से सीमेन बाहर निकलेगा, वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा, बट कुछ टाइम के बाद ना वो कोएगुलेट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, कुछ टाइम के बाद वो इकट्ठा हो जाएगा, एकदम लंप लंप हो जाएंगे। वो लंप क्यों हो जाते हैं, बिकॉज उसके अंदर क्या रहता है बच्चों लोग, फाइब्रिनोजन रहता है। क्या रहता है, फाइब्रिनोजन रहता है। अब तुम लोग मुझे बोलोगे कि सर ये लंप होने का रीजन क्या है, या फिर लंप हुआ ही नहीं तो नहीं चलेगा क्या, तो नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, बिकॉज ये जो फाइब्रिनोजन है, ये तुम लोगों के सीमेन को लंप के रूप में या इकट्ठा कर रहा है। क्यों, बिकॉज ये इकट्ठा रूप जो है, वो फीमेल के वजाइना से इजीली पास आउट हो सकता है, एक झटके में पास आउट हो सकता है। नहीं तो अगर वो लिक्विड रहेगा तो वो धीरे 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 सरकेगा। यस और नो, एक साथ वो लंप फटाक से पास ऑन हो सकता है फीमेल के बॉडी के अंदर। वो लंप जो है, वो पास ऑन होने के लिए वो कोएगुलेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, नहीं समझा, वापस एक बार सुनो बच्चों लोग। फाइब्रिनोजन जो है वो क्या करने वाला है, फाइब्रिनोजन तुम्हारे लिक्विड वाले जो सीमेन है, लिक्विड सीमेन जो है, लिक्विड सीमेन जो है, उसको सेमी विस्कस करेगा, थिक करेगा, घट गाढ़ा करेगा, गाढ़ा। ठीक है, गाढ़ा क्यों करने वाला है, बिकॉज फीमेल के वजाइना में जब मेल जो है अपना पीनस फीमेल के वजाइना के अंदर एंटर करता है, और वो स्पर्म डिस्चार्ज करता है, सीमेंट डिस्चार्ज करता है उसकी बॉडी में, डाल देता है उसकी बॉडी में, तो फीमेल की जो बॉडी है, फीमेल का जो वजाइना है, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा फटाफट। वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, जैसे ही शी विल रिसीव द सीमेन ना, वो फटाफट कॉन्ट्रैक्ट करेगी। क्यों कॉन्ट्रैक्ट करेगी, रिवर्स पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं उसको, रिवर्स पेरिस्टाल्सिस। वो क्यों करेगी रिवर्स पेरिस्टाल्सिस, बिकॉज वो सीमेन को रिसीव करना चाहती है, वो सीमेन को रिसीव करना चाहती है। तो क्या लिक्विड कंडीशन वाला सीमेन को फट से रिसीव कर सकती है, या सॉलिड, थोड़ा सा सेमी सॉलिड वाले सीमेन को फट से रिसीव कर सकती है, जल्दी से बताओ। सेमी सॉलिड इजी पड़ेगा उसको रिसीव करने के लिए। लिक्विड वाला क्या हो जाएगा, हाफ रहेगा पीछे, हाफ रह गया ऊपर, हाफ रह गया पीछे, हाफ रह गया ऊपर, ऐसा होना अच्छा है क्या। हमको सारा का सारा सीमेन यूटिलाइज करना है। ऐसा नहीं कि आधा सीमेन यूटिलाइज किया, आधा सीमेन यूटिलाइज नहीं किया। तो ये सीमेन को यूटिलाइज करने की जो टेक्निक है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी डेवलप किया हमारी बॉडी में, दैट इज फाइब्रिनोजन जो है उसको सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, सेमी लिक्विड। सेमी लिक्विड बोलने से अच्छा इट इज, वो गाढ़ा कर देगा, थिक कर देगा, विस्कस कर देगा। ठीक है, once the semen is out of your penis, once the semen is out of your penis, it is going to get coagulated.
कोएगुलेशन का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना, ठीक है, सेमी सॉलिड करना या फिर विस्कस करना उस चीज को, दैट इज कॉल्ड एज कोएगुलेशन। इज दैट क्लियर एवरीवन? अब सबको समझ में? से यो इन द चैट बॉक्स एवरीवन, ईच वन ऑफ यू। ठीक है, अब समझ में आया सब कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ में फाइब्रिनोजन का मैंने चीज बता दिया। फाइब्रिनोजन को मैंने क्या लिखने को बोला था? फाइब्रिनोजन डैश मारो आगे तरफ, हाइफन डालो और लिखो कोएगुलेट्स द सीमेन इनटू अ बोलस, इनटू अ बोलस, ठीक है, फॉर क्विक प्रोपल्जन इनटू द वजाना। क्विक प्रोपल्जन का मतलब क्या होता है? आगे की तरफ वो जल्दी बढ़ सकता है, आगे की तरफ वो जल्दी बढ़ सकता है, मतलब टाइम पास नहीं करेगा उधर सीमेन ऐसे बैठा रहेगा, कब जाऊंगा मैं अंदर, कब जाऊंगा मैं अंदर, ऐसा टाइम पास नहीं होगा, फटक से अंदर ले लेगा वो। समझ में आया? द नेक्स्ट इज कॉल्ड एज प्रोस्टाग्लैंडिन। अभी तक बच्चे लोग हम लोग सेमाइनल वेसिकल के अंदर से बने हुए फ्लूइड का ही डिस्कशन कर रहे हैं, सेमाइनल फ्लूइड का डिस्कशन कर रहे हैं। अभी तक हम लोग प्रोस्टेट ग्लैंड पे पहुंचे ही नहीं, फाउपर ग्लैंड तो बहुत दूर की बात है। समझो मैं क्या बोल रहा हूं। मैं सेमाइनल वेसिकल की बात कर रहा हूं। सेमाइनल वेसिकल का मैंने फर्स्ट केमिकल का डिस्कशन कर दिया। सेमाइनल फ्लूइड के अंदर का जो पाया जाने वाला फर्स्ट केमिकल, दैट इज कॉल्ड एज फ्रुक्टोज। फाइब्रिनोजन हो गया है। अब हम लोग प्रोस्टाग्लैंडिन का डिस्कशन कर रहे हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन का डिस्कशन कर रहे हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन? सो प्रोस्टाग्लैंडिन का जब डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं तो प्रोस्टाग्लैंडिन का फंक्शन क्या है? मैंने तुम लोग को थोड़ी देर पहले एक चीज बताई थी, रिवर्स पेरिस्टालसिस। रिवर्स पेरिस्टालसिस, यस एवरीवन, रिवर्स पेरिस्टालसिस। तो अब ये रिवर्स पेरिस्टालसिस क्या है, इसको जरा सा समझते हैं, फटाफट समझते हैं। मैं यहाँ पे छोटा सा एक प्यारा सा, क्या बोल सकते हैं, रफ डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करना चाहता हूँ। लेट्स से कि ये फीमेल की बॉडी है, ये फीमेल की बॉडी है, लेट्स से, हाँ, ये फीमेल की बॉडी है और ये उसका वजाइना है, ये उसका वजाइना है। स्पर्म आ रहा कहां से है? यहां से, ठीक है, उसको जाना कहां पे? ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। तो पेरिस्टालसिस ऐसे होना चाहिए या ऊपर की तरफ होना चाहिए? अप या डाउन? अप या डाउन? फटाफट चैट बॉक्स में, अप या डाउन? यस, अप साइड में होना चाहिए, अप साइड में होना चाहिए, मतलब स्पर्म ऊपर जाना चाहिए, फीमेल के बॉडी के अंदर घुसना चाहिए, अप साइड पे जाना चाहिए। तो पेरिस्टालसिस अगर नीचे की तरफ होगा तो सीमेन वापस से उल्टा बाहर आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है ना। तो ये अपसाइड जाने के लिए, अपसाइड जाने के लिए रिवर्स पेरिस्टालसिस की जरूरत है। अभी जब तक तुम लोगों ने पेरिस्टालसिस पढ़ा था, तुम लोगों ने यूरेटर के अंदर भी पेरिस्टालसिस पढ़ा था, राइट? यूरेटर में भी पेरिस्टालसिस होता है, यूरिन को आगे आगे ढकल ढकल कर यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाने के लिए। यस, ऐसे ट्यूब्स जो किडनी में से निकलती है उसको हम लोग यूरेटर बोलते हैं, उस यूरेटर में पेरिस्टालसिस होता है और वो धीरे धीरे यूरिन को आगे की तरफ भेजती है। अब वो यूरिन को आगे की तरफ भेज रहे, मतलब वो पेरिस्टालसिस नीचे की तरफ जा रहा है या ऊपर की तरफ जा रहा है? पेरिस्टालसिस नीचे की तरफ हो रहा है या ऊपर की तरफ हो रहा है? यूरिन नीचे को लेके जा रहा है ना, ब्लैडर हमारा नीचे की तरफ है, तो पेरिस्टालसिस नीचे की तरफ हो रहा है। मतलब पेरिस्टालसिस एक ऐसा मूवमेंट है जो चीजों को नीचे लेकर जाने में मदद करता है या चीजों को आगे फॉरवर्ड करने में मदद करता है, नीचे लेकर जाने में बेसिकली। बट जब मैं रिवर्स पेरिस्टालसिस की बात करता हूं तो उल्टा पेरिस्टालसिस है, ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज रिवर्स पेरिस्टालसिस। और ये रिवर्स पेरिस्टालसिस कौन से केमिकल की वजह से हो रहा है बच्चे लोग? कौन स्टिमुलेट कर रहा है तुम्हारे यूटेरस को कि तू रिवर्स पेरिस्टालसिस कर? प्रोस्टाग्लैंडिन। इज दैट क्लियर? एक एक चीज मैं बता रहा हूं यहां पे, बहुत ध्यान से सुनो। इज दैट क्लियर? वापस से एक बार तीनों के तीनों केमिकल्स का बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे ध्यान से सुनो। मैं तुम लोग को बता रहा था, मैं तुम लोग को बता रहा था कि जो सेमाइनल वेसिकल्स होते हैं, जो सेमाइनल वेसिकल्स होते हैं उसमें सेमाइनल फ्लूइड बनता है। वो सेमाइनल फ्लूइड के अंदर तीन प्रकार के केमिकल्स रहते हैं। वन इज कॉल्ड एज फ्रुक्टोज, one is called as fibrinogen and the other one is called as prostaglandin. When I say fructose, it is going to provide energy for the sperm to cause any movement. ठीक है, टू कॉज एनी मूवमेंट। अगर स्पर्म में मूवमेंट दिखना है, स्पर्म की टेल की मूवमेंट अगर दिखानी है, स्पर्म को एनर्जी की जरूरत है, तो वो एनर्जी उसके मूवमेंट के लिए कौन प्रोवाइड करेगा? फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज कहां पे मिला है हम लोग को? सेमाइनल फ्लूइड के अंदर मिला है, सेमाइनल फ्लूइड के अंदर का एक केमिकल का रूप है वो,
ठीक है, आगे जाते हैं। नेक्स्ट मैंने बोला था फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन क्या करता है बच्चों लोग, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है। इट इज गोइंग टू कोएगुलेट योर सीमेन टू फॉर्म अ बोलस, BOLUS, BOLUS। इसे इकट्ठा एक चिपचिपा स्ट्रक्चर बन जाता है, इकट्ठा एक चिपचिपा स्ट्रक्चर बन जाता है, दैट इज कॉल्ड एज बोलस। ठीक है, सो फाइब्रिनोजन क्या करता है, तुम्हारे पूरे के पूरे सीमेन को कोएगुलेट करता है। ठीक है, विस्कस बनाता है, गाढ़ा बनाता है, थिक बनाता है। इज दैट क्लियर? ताकि वो आराम से तुम्हारी फीमेल की बॉडी में चला जा सके, रिवर्स पेरिस्टालसिस जब होगा तब। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वी कम टू समथिंग कॉल्ड एज प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करने वाला, इट इज गोइंग टू स्टिमुलेट द फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू कॉज रिवर्स पेरिस्टालसिस। ठीक है, वजाइना और यूटरस में एक फास्टर मूवमेंट होता है, एक बहुत झटके वाला एक मूवमेंट होता है, एक नी जर्क मूवमेंट होता है। जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन उसको मिल जाएगा सीमेन में से, वो क्या करेगी, एक फटाक से एक मूवमेंट करेगी जिसका नाम है रिवर्स पेरिस्टालसिस। रिवर्स पेरिस्टालसिस मतलब क्या, उल्टा पेरिस्टालसिस। अब तक पेरिस्टालसिस कैसे होता था, ऊपर से नीचे की तरफ होता था। अब क्या होने वाला है, नीचे से ऊपर की तरफ होने वाला है, बिकॉज स्पर्म्स नीचे से ऊपर गुजरने वाले, स्पर्म नीचे से ऊपर ट्रैवल करने वाले। दैट इज द रीजन उसमें रिवर्स पेरिस्टालसिस करने के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन नाम का केमिकल होना चाहिए। क्लियर? सीमेन बनाने के लिए कितना परसेंटेज ऑफ सेमाइनल फ्लूइड बनता है, सीमेन सीमेन बनाने के लिए कितना परसेंटेज ऑफ सेमाइनल वेसिकल्स का कंट्रीब्यूशन रहता है बच्चों लोग, 60%। 60%, 60% कंट्रीब्यूशन तुम्हारा सीमेन बनाने के लिए सेमाइनल वेसिकल्स में से आ रहा है। वो फ्लूइड बनाने के लिए तुम्हारा 60% वॉल्यूम जो है वो तुम्हारे सेमाइनल वेसिकल्स में से आ रहा है। पूरा का पूरा सेमाइनल वेसिकल्स एकदम क्लियर हो गया? फटाफट नेक्स्ट ग्लैंड पे जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड का डिस्कशन हमको करना है। व्हाट इज प्रोस्टेट ग्लैंड? ये ग्लैंड जो है बच्चों लोग, दैट इज अ चेस्टनट शेप ग्लैंड। ठीक है, चेस्टनट शेप ग्लैंड होता है ये। चेस्टनट मतलब इट इज अ नट। ठीक है, इट इज अ नट, तुम लोग गूगल कर सकते हो घर पे जाके। ठीक है, आफ्टर दिस लेक्चर यू कैन गूगल द शेप, चेस्टनट का शेप कैसा है। तो जो चेस्टनट रहता है ना बच्चों लोग, उस चेस्टनट के शेप के हिसाब से ही वो प्रोस्टेट ग्लैंड का शेप है, इसलिए उसको चेस्टनट शेप ग्लैंड भी बोलते हैं। इट इज अ लार्ज ग्लैंड, बड़ा सा ग्लैंड है ये। और इसका ये जो ग्लैंड है ये जोड़ी में नहीं है, ये सिंगल है, इकलौता है, सिंगल ग्लैंड है। इसमें से 20 to 30 लोब्स होते हैं, 20 से लेके 30 लोब्स रहते हैं। मतलब इफ आई ट्राई टू ड्रॉ इट ओवर हियर, इफ आई ट्राई टू ड्रॉ इट ओवर हियर, सी ओवर हियर, मैं जो दिखा रहा हूं वो ध्यान से देखो। कि अगर ये तुम्हारा चेस्टनट शेप ग्लैंड है, ऐसा अगर ग्लैंड है, ऐसा अगर ग्लैंड है, तो इसके अंदर 20 से 30 ऐसे छोटे छोटे लोब्स होते हैं। 20 to 30 ऐसे छोटे छोटे पतले पतले लोब्स होते हैं। कैन यू ऑल इमेजिन दिस नाउ? अगर मैं इसके ग्लैंड के अंदर देखना चाहूंगा तब मुझे लोब्स दिखेंगे। अभी ग्लैंड में ऊपर से दिख रहा हूं, इसलिए मुझे इस डायग्राम में लोब्स दिखाई नहीं दे रहे। बट जब मैं ग्लैंड को खोलता हूं तो मुझे ऐसे लोब्स दिखाई देते हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन? ऐसे लोब्स मुझे दिखाई देंगे। तो ऐसे लोब्स अगर मुझे दिखाई दे रहे तो ये लोब्स बनता क्या है, इस लोब में बनने वाला एक फ्लूइड, इस लोब में क्या बनने वाला है, एक फ्लूइड जिसका नाम क्या है बच्चों लोग, प्रोस्टैटिक फ्लूइड। लिखो, प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर क्या बनता है बच्चों लोग, प्रोस्टैटिक फ्लूइड। Write it down. Prostate gland is going to conduct or going to secrete something called as prostatic fluid. Have you written this? Prostatic fluid. Everyone, okay. So ये जो प्रोस्टैटिक फ्लूइड है ना बच्चों लोग, ये स्लाइटली एसिडिक होता है। इट इज स्लाइटली एसिडिक। एसिडिक का मतलब क्या है, इसका पीएच क्या रहेगा, लो रहेगा या हाई रहेगा? What would be the pH? What would be the pH? Is it low or is it high? It is absolutely going to be low. लो पीएच। एसिडिक मतलब क्या है, एसिडिक मतलब क्या है बच्चों लोग, 1 to 7 की रेंज, 1 to 7 की रेंज मतलब लो पीएच। 1 to 7 की रेंज, 1 to 6.9999 तक की रेंज, नॉट इवन 1 to 7, 1 to 6.99999। ये जो रेंज है ना बच्चों लोग, दैट इज अ लो पीएच। ठीक है, सो ये लो पीएच की जरूरत क्या आन पड़ी? सब लोगों ने ये सोचा रहेगा कि अरे सर, अभी तो आपने बोला था कि स्पर्म कैन नॉट सर्वाइव इन दिस पीएच। ठीक है, इतना भी लो नहीं होता है, इतना भी लो नहीं होता है कि स्पर्म मर जाए। ठीक है, इतना भी लो नहीं, मतलब 1 2 3 ऐसा पीएच नहीं होगा उसका। ठीक है, नियर टू द न्यूट्रल ही रहेगा वो, नियर टू द न्यूट्रल ही रहेगा, बट इसका पीएच लो होता है। सो ये जो पीएच लो है, इसके पीछे का रीजन क्या है?
कि तुम्हारे तुम्हारे ये वाला जो ट्रैक्ट है, ये वाला जो ट्रैक्ट तुमको दिखाई दे रहा है, दिस इज नथिंग बट विच ट्रैक्ट, विच डक्ट, विच इज दिस डक्ट, विच इज दिस डक्ट कॉल्ड एज, कौन सा डक्ट है ये? यूरिनोजेनाइटल डक्ट है। इसमें से यूरिन पास कर करके वहां पे बैक्टीरियल ग्रोथ भी हो सकता है, वहां पे बैक्टीरियल ग्रोथ भी हो सकता है। तो उस ग्रोथ को कम करने के लिए हमारे पास में क्या है? एसिड है। समझ में आया? हमारे पास में क्या है? एसिड है। कौन सा एसिड है? सिट्रिक एसिड है। समझ में आया? कौन सा एसिड है उसके अंदर? प्रोस्टेट ग्लैंड में से निकलने वाला सिट्रिक एसिड है। मतलब यूरिन जा जाके वहां पे बैक्टीरिया ग्रो होना स्टार्ट हो सकता है। इसलिए डॉक्टर्स हमेशा बोलते हैं कि व्हेन यू यूरिनेट ना, तो आपकी जो यूरिन की क्या बोलते हैं, जो जगह है उसको आपको क्लीन करना चाहिए। वाई इट शुड बी क्लीन? बिकॉज वहां पे बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकता है, यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है आपको, इसलिए हमेशा उसको क्लीन करना बहुत जरूरी है, अच्छे से क्लीन करना बहुत जरूरी है। इज दैट क्लियर एवरीवन? सो हमारे पास में उस बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए नेचुरली हमारे पास में कौन सा केमिकल है? प्रोस्टैटिक फ्लूइड है। उस प्रोस्टैटिक फ्लूइड के अंदर कौन सा केमिकल है बच्चों लोग? साइट्रिक एसिड है। साइट्रिक एसिड इज गोइंग टू क्लीन ऑल द बैक्टीरिया फ्रॉम इट। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? साथ ही साथ में वजाइना के अंदर भी, वजाइना के अंदर भी कुछ अगर ये रहेंगे, मतलब बैक्टीरियाज रहेंगे, बैक्टीरियल ग्रोथ रहेगी, तो उसको भी खत्म करने की बहुत जरूरी है। बिकॉज बैक्टीरिया विल बी अटैकिंग योर स्पर्म्स, देन बैक्टीरिया स्पर्म्स को अटैक करेंगे, तो ये नहीं होना चाहिए। इसलिए साइट्रिक एसिड क्या करता है? उधर के जाके भी बैक्टीरियाज को, वजाइना के अंदर के बैक्टीरियाज को भी खत्म कर देता है। जैसे ही वजाइना के अंदर वो हमारा सीमेन चला जाता है, वो साइट्रिक एसिड वहां पे जाके काम कर देता है। इज दैट क्लियर? Now, one more thing which you should remember, that is acid phosphatase. That is acid phosphatase. अब एसिड एज, जिस 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 नाम के आगे ना एज से एंड होगा, ASE, अगर ऐसा नाम से अगर एंड हो रहा है, इसका मतलब क्या है? वो एंजाइम होता है। वो क्या एंजाइम है? एसिड फॉस्फेटेज नाम का एंजाइम है। व्हाट डू यू मीन बाय एसिड फॉस्फेटेज नाम का एंजाइम? व्हाट इट इज गोइंग टू डू? द एसिड फॉस्फेटेज, ये जो एंजाइम है, इट इज गोइंग टू प्रोटेक्ट द स्पर्म्स from the acidic environment of the vagina. वजाइना ऑलरेडी एसिडिक है बच्चों लोग, वजाइना ऑलरेडी एसिडिक है। उस वजाइना को न्यूट्रल करने के लिए या उस वजाइना की एसिडिटी को खत्म करने के लिए हमारे पास में कौन सा केमिकल है? एसिड फॉस्फेटेज है। इज दैट क्लियर? बिकॉज अगर एसिडिक कंडीशंस वजाइना में रहेंगे तो स्पर्म्स उधर जाके मर जाएंगे, हमारे स्पर्म्स कभी आगे ट्रैवल कर ही नहीं पाएंगे जिंदगी में। इसलिए हमारे पास में कौन सा केमिकल है प्रोस्टैटिक फ्लूइड के अंदर? साइट्रिक एसिड भी है और एसिड फॉस्फेटेज भी है। What is citric acid going to do? It is going to kill all the bacteria in the urinogenital duct as well as in the vagina of the female. What is acid phosphatase going to do? It is going to neutralize the acidity present inside the vagina, because we want the vagina to be neutral, or we want the vagina to be slightly alkaline. Why? Because the sperms cannot survive in acidic environmental conditions. Sperms will die in the acidic environmental conditions. Is that clear? Say yo in the chat box. स्पर्म्स को हमको मारना नहीं है वजाना की एसिडिटी की वजह से, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? उधर के एसिडिटी को कम करने की जरूरत है। और वो कम हम लोग कैसे करेंगे? एसिड फॉस्फेटेज नाम की एंजाइम से कर सकते हैं। सो एसिड फॉस्फेटेज ये जो है, इट इज गोइंग टू प्रोटेक्ट द स्पर्म्स फ्रॉम एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ द वजाइना। Is that clear? Let's move on to the next gland, that is called as Cowper's gland. Cowper's gland का एक नाम है जिसका नाम है bulbourethral gland। ठीक है, काउपर्स ग्लैंड का और एक नाम क्या है? बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। दिस काउपर्स ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द रूट ऑफ द पेनिस। रूट ऑफ द पीनस में ही तुम्हारा ये काउपर्स या फिर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है। तुम लोग को यहाँ पे रूट दिखाई दे रहा है, बेस दिखाई दे रहा है यहाँ पे पीनस का। दिस इज द बेस ऑफ द पीनस, दिस इज द टिप ऑफ द पीनस। कैन यू ऑल सी द बेस एंड द टिप ऑफ द पीनस? This is the base and this is the tip of the penis.
ठीक है। सो बेस ऑफ दिस पीनस के ऊपर तुम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, दो ग्लैंड्स दिखाई दे रहे हैं, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे, एंड दीज ग्लैंड्स आर रेफर्ड टू एज काउपर्स ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द काउपर्स ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड? It is going to produce a chemical, or it is going to secrete a mucus like secretion, which will be helping your organism to have lubrication, natural lubrication during copulation activity. नेचुरल लुब्रिकेशन का मतलब क्या है बच्चे लोग? जब पीनस वजाइना के अंदर जाएगा और वापस बाहर निकलेगा, वापस अंदर जाएगा, वापस बाहर निकलेगा, दिस इज एन एक्टिविटी, इट हैज टू बी डन. व्हाई इट हैज टू बी डन? बिकॉज द स्पर्म्स हैज टू बी डिस्चार्ज इनटू द वजाइना ऑफ द फीमेल. ठीक है, तो ये एक्टिविटी करने के लिए वहां पे रफनेस अगर रहेगी तो इट विल बी वेरी पेनफुल, इट विल बी वेरी पेनफुल. सो वो रफनेस को अवॉइड करने के लिए वहां पे एक नेचुरल लुब्रिकेंट अवेलेबल रहता है जो काउपर्स ग्लैंड में से कॉन्स्टेंटली रिलीज किया जाएगा ड्यूरिंग द इंटरकॉर्स एक्टिविटी और ड्यूरिंग द कॉपुलेशन एक्टिविटी, एंड दिस फ्लूइड इज रेफर्ड टू एज काउपर्स ग्लैंड वाला फ्लूइड. और ये फ्लूइड जो है, ये म्यूकस जो है, इट इज गोइंग टू प्रोवाइड लुब्रिकेशन ड्यूरिंग द कॉपुलेशन एक्टिविटी. इज दैट क्लियर एवरीवन? Drop a heart in the chat box if you have understood all the glands, all the details of this glands. Everyone drop a heart in the chat box. Chunnu munnus and tunnu punnus, jaldi jaldi heart drop karo so that we can move on to the next part, that is external genitalia. चलिए आगे बढ़े. Okay. The next thing which you should remember is called as external genitalia के बारे में. मैं कहता हूं external genitalia. अब तक हमने जो भी सिस्टम देखी वो सिस्टम अंदर की हिस्से की थी. मतलब तुम्हारा टेस्टिस जो है वो स्क्रॉटम के अंदर है, तुम्हारा वास डिफरेंस जो है वो तुम्हारे इसके अंदर है, बॉडी के अंदर है. मतलब क्या है, सब कुछ बॉडी के अंदर वाली चीजें देखी हम लोगों ने, बट बॉडी के बाहर वाला एक्सटर्नल चीजें जो है वो हमने अभी तक नहीं देखी. दैट इज स्क्रॉटम और तुम्हारा एक्सटर्नल जेनेटिलिया में पीनस भी आता है. ठीक है, तो स्क्रॉटम और पीनस जो है वो तुम्हारे एक्सटर्नल जेनेटिलिया का हिस्सा है. व्हाट डू यू मीन बाय जेनेटिलिया? जेनेटिलिया हम लोग ये वर्ड किसके लिए यूज करते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए यूज करते हैं. फीमेल्स का एक्सटर्नल जेनेटिलिया को हम लोग क्या बोलते हैं? वजाइना. फीमेल्स के एक्सटर्नल जेनेटिलिया को हम लोग क्या बोलते हैं? वजाइना. वैसे ही मेल्स के एक्सटर्नल जेनेटिलिया को हम लोग क्या बोलेंगे? स्क्रॉटम एंड पीनस. इज दैट क्लियर? And mind you well, guys, it is not penis, huh? It is not penis, it is penis. Is that clear? अभी तक गंदा और घटिया प्रोनाउंसिएशन कर रहे थे, अभी तक प्रोनाउंसिएशन बहुत ही इलॉजिकल और बहुत ही क्या बोल सकते हैं, अजीबो गरीब तरीके से हम लोग कर रहे थे. बट इट इज नॉट पेनिस माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज पीनस. पीनस है वो, पीनस. ठीक है. सो पीनस जो है, अगर हम लोग पीनस का एक ट्रांसवर्स सेक्शन ले लेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन का मतलब क्या होता है? इफ दिस इज द पीनस, इफ दिस इज द पीनस, ये पीनस को हम लोग, ये पीनस को हम लोग क्या करने वाले हैं? ऐसे कट करने वाले हैं, ऐसे कट करने वाले हैं. और ऐसे कट करने के बाद में इसको मैं जूम करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ. इसको मैं क्या कर रहा हूँ? जूम करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ. सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि ये जो मैंने कट करके जो पीनस को यहाँ पे जूम करके दिखाया हुआ है वो कैसे दिखेगा. ठीक है, तो एक डिस्क जैसे दिखेगा. एक डिस्क, अगर मैंने पीनस को स्लाइस किया, मतलब भिंडी को जैसे हम लोग कट करते हैं, वैसे मैंने अगर पीनस को कट किया तो मैंने उसका उसका स्लाइस ले लिया, और स्लाइस लेने के बाद में हमको क्या दिखेगा? एक ओवल या फिर एक राउंडिश स्ट्रक्चर दिखेगा, इतना बड़ा सा. यस एवरीवन, से यस और नो. सो उसके अंदर के स्ट्रक्चर्स को हमको ऑब्जर्व करना है, उसके अंदर के स्ट्रक्चर्स को हम लोग को ऑब्जर्व करना है. नाउ लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड पीनस के अंदर होता क्या है. सबसे पहली बात, मेल्स को ये बहुत ही ये क्वेश्चन सताता रहेगा कि व्हाई पीनस गेट्स हार्ड. Yes, why penis gets hard? Does it contain any bone inside it? The answer is no. The answer is no. There is no bones present inside the penis of a male. मेल के पीनस के अंदर कोई भी बोन नहीं होता है, नॉट इवन अ सिंगल कार्टिलेज. कोई बोन नहीं होता है. जस्ट एंड जस्ट इट इज मेड अप ऑफ टिश्यूज. इट इज मेड अप ऑफ टिश्यूज. इट इज मेड अप ऑफ 3 सिलेंड्रिकल टिश्यूज. पीनस किससे बना हुआ है? 3 सिलेंड्रिकल टिश्यूज से बना हुआ है. सिलेंडर शेप में रहता है वो. ठीक है, 3 सिलेंड्रिकल टिश्यूज रहते हैं. और ये सिलेंड्रिकल टिश्यूज का नाम क्या है मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ. पहले इतना समझो कि पीनस के अंदर कोई बोन नहीं होता है. पीनस हार्ड इसलिए होता है बिकॉज उसमें ब्लड ज्यादा फ्लो हो जाता है. ब्लड फ्लो होने की वजह से द पीनस गेट्स हार्ड. इज दैट क्लियर एवरीवन?
ये बहुत ही मेल्स को कंफ्यूजन होता है कि मेल्स के पीनस में बोन है क्या, इतना हार्ड क्यों हो रहा है, हार्ड इसलिए हो रहा है जस्ट बिकॉज द पीनस के अंदर ब्लड फ्लो जो है सेक्सुअल अराउजल के टाइम पे ज्यादा होता है। जो ब्लड जो है पेल्विक रीजन के यहाँ पे सेक्सुअल अराउजल के टाइम पे ज्यादा हो जाता है और तुम्हारे पीनस में वो ब्लड फ्लो ज्यादा होने के वजह से द पीनस गेट्स हार्ड, द पीनस गेट्स द पीनस अचीव अ प्रॉपर गुड शेप। ठीक है, सो ये जो तुम लोग को दिखाई दे रहा है पीनस, इसके अंदर तुम लोग देख सकते हो 3 सिलेंडर्स होते हैं। कितने सिलेंडर्स होते हैं? 3 सिलेंडर्स होते हैं। इन 3 सिलेंडर्स का नाम क्या क्या है? यहाँ पे तुम लोग को एक सिलेंडर दिख रहा है, यहाँ पे तुमको दूसरा सिलेंडर दिख रहा है। सो ये 2 सिलेंडर्स जो है वो कैसे प्रेजेंट है? पोस्टेरोलैटरल, इसका क्या बोलते हैं, ओरिएंटेशन है। पोस्टेरोलैटरल का मतलब क्या होता है? पोस्टेरो, पोस्टेरो का मतलब क्या होता है? पीछे साइड पे। लैटरल का मतलब क्या होता है? बाजू की तरफ। ठीक है, सो बाजू के तरफ और लैटरल साइड पे तुम लोग को ऐसे सिलेंडर्स दिखाई दे रहे हैं। That is referred to as, these cylinders are referred to as corpora cavernosa. This tissue is called as corpora cavernosa. नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर गड़बड़ करना नहीं है। मैंने कहा कि पीनस के अंदर 3 सिलेंड्रिकल टिश्यूज होते हैं। इन सिलेंड्रिकल टिश्यूज में से जो 2 सिलेंड्रिकल टिश्यूज है जिसका नाम है कॉर्पोरा कैवर्नोसा, बड़े बड़े यहाँ पे तुम लोग को सिलेंड्रिकल टिश्यूज दिखाई दे रहे हैं। कैन यू ऑल सी दिस? कॉर्पोरा कैवर्नोसा, यहाँ पे भी एक कॉर्पोरा कैवर्नोसा है, यहाँ पे भी एक कॉर्पोरा कैवर्नोसा है। इज दैट क्लियर? टिश्यू है ये, टिश्यू, देयर इज नो बोन, देयर इज नो कार्टिलेज, देयर इज ओनली टिश्यू। इज दैट क्लियर एवरीवन? The next thing which you should know is the third cylindrical tissue which is present inside the penis, and that cylindrical tissue is called as corpus spongiosum. ठीक है, जब मैं बोलता हूं कॉर्पोरा या फिर कॉर्पस, ऐसे जब मैं वर्ड्स बोलता हूं इसका मतलब क्या है? बॉडी, बॉडी, BODY, बॉडी। जब भी कभी कॉर्पोरा कॉर्पस ऐसे वर्ड्स आते हैं उसका मतलब क्या होता है? बॉडी। बॉडी के हिस्से को हम लोग कॉर्पोरा या फिर कॉर्पस बोलते हैं। ठीक है, जिसमें टिश्यूज रहता है उसको हम लोग कॉर्पोरा या फिर कॉर्पस बोलते हैं, जनरली ऐसा बोला जाता है। सो जो कॉर्पोरा है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा है, ये कितने हैं? दो दो है। यहाँ पे भी कॉर्पोरा कैवर्नोसा है, तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो चार्ट, तुम लोगों को मैं एनोटेशन करके दिखाता हूँ। देखो ये कॉर्पोरा कैवर्नोसा है, ये वाला। ठीक है, दिस इज अ कॉर्पोरा कैवर्नोसा on your right hand side, and this is a corpora cavernosa on your left hand side. So these are the two corpora cavernosas. ठीक है, सो कॉर्पोरा कैवर्नोसा कितने हैं? दो है। कितने हैं बच्चे लोग? दो है, जोड़ी में है। और इसका पोजीशन क्या बताया गया है? पोस्टेरोलैटरल। पोस्टेरोलैटरल का मतलब क्या है? पोस्टेरो मतलब पीछे के साइड पे है, और थोड़ा सा हम लोग साइड की तरफ भी देख सकते हैं। देखो दीज आर द साइड्स, दीज आर द साइड्स। ये भी एक साइड है पीनस का, ये भी एक साइड है पीनस का, और ये पिछला हिस्सा है पीनस का, बैक साइड है। ठीक है, तो दोनों साइड्स की तरफ, और तुम लोग को पीछे की तरफ तुम लोग को क्या दिखाई देगा? कॉर्पोरा कैवर्नोसा के 2 सिलेंड्रिकल टिश्यूज दिखाई देंगे। यहां तक सबको समझ में? ड्रॉप अ हार्ट इन द चैट बॉक्स राइट हियर राइट नाउ, everyone. The next thing which you should remember, that is called as corpus spongiosum. Now where is corpus spongiosum present? corpus spongiosum जो है ये मीडियन है, बीच में है, इन दोनों के बीच में तुम लोग को दिखाई दे रहा है ये वाला गोल टिश्यू। Yes, can you all see this gold tissue? This cylindrical tissue is called as corpus spongiosum. और कितना है ये? सिर्फ एक ही है, सिर्फ एक ही है। यहाँ पे एक है और यहाँ पे भी एक है, मतलब ये दो हो गए, ये दो हो गए। बट कॉर्पस स्पॉन्जियोसम कितना है? सिर्फ एक है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1, अ मीडियन। अ मीडियन सेंटेंसेस को पढ़ने को समझो, पढ़कर समझो। अ मीडियन है, अ मीडियन का मतलब क्या होता है? एक है और मीडियन है, मीडियन मतलब बीच में है। सो अ मीडियन कॉर्पस स्पॉन्जियोसम इज देयर। सो 2 कॉर्पोरा कैवर्नोसास एंड 1 मीडियन कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, ऐसा दिया हुआ है। अब तुम लोग को एक और एक चीज इंपॉर्टेंट बताना चाह रहा हूं मैं, कि जो कॉर्पोरा कैवर्नोसा है और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम जो है, इसके अंदर बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, बहुत सारे। अब तुम लोगों ने बोला था ना कि सर ये जो पीनस है वो हार्ड क्यों हो रहा है? जस्ट बिकॉज इट डजंट हैव एनी बोन। ठीक है, डजंट हैव एनी बोन, ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। तो हार्ड क्यों हो रहा है पीनस? जस्ट बिकॉज उसमें बहुत सारा ब्लड बहता है, बहुत सारा ब्लड जो है वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड वंस इट इज गेटिंग फ्लोन, वो अंदर जैसे फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, ये तुम लोगों को जो ब्लड वेसल्स है, ये तुम लोग के जो ब्लड वेसल्स हैं, ये वाले, ये वाले,
ये वाले इट इज गोइंग टू डू व्हाट, ये बाहर की तरफ तुम्हारे कॉर्पस स्पॉन्जियोसम में जो तुम लोग को छोटे छोटे खड्डे दिखाई दे रहे, कैन यू ऑल सी दिस छोटे 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 साइन्यूसस कैविटीज तुम लोग को दिखाई दे रहे, ये वाले कैविटीज, कैन यू ऑल सी द कैविटीज, यस एवरीवन, कैन यू ऑल सी दिस कैविटीज, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लड साइनसेस। साइनस का मतलब क्या होता है, साइनस का मतलब होता है बायोलॉजिकल लैंग्वेज में कैविटी, ठीक है। साइनस का मतलब क्या होता है, साइनस का मतलब होता है कैविटीज। तो ये कैविटीज के अंदर क्या हो जाएगा, ब्लड भरते जाएगा, जैसे ही ब्लड तुम्हारी आर्टरीज लेकर आएगी, कैवर्नस आर्टरी लेकर आएगी, तो ये ब्लड उसके अंदर भरता जाएगा ये साइनसेस के अंदर, जैसे ही साइनसेस पूरे भर जाएंगे वो टिश्यू को क्या आ जाएगा, हार्डनेस आ जाएगी। ये समझ में आया, तुम्हारे कॉर्पोरा कैवर्नोसा में भी है और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम में भी ये छोटे 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 क्या है, स्पेसेस अवेलेबल है या जगह अवेलेबल है, जिसको हम लोग ब्लड साइनसेस बोलते हैं, BLOOD, ब्लड साइनसेस, SINUSES। सो ब्लड साइनसेस में जब ब्लड भर जाता है तो पूरा तुम्हारा पीनस जो है वो हार्ड ऑन आ जाएगा। इज दैट क्लियर? So, one more thing which I want to discuss over here. Can you all see the corpus spongiosum? Can you all see the corpus spongiosum? When you see this corpus spongiosum, can you see a middle structure, a middle opening called as urethra? A middle opening called as urethra. मतलब ये जो ओपनिंग है ना बच्चे लोग, इसमें से यूरेथ्रा पास होने वाला है, मतलब पीनस के यहां से पास नहीं होगा यूरेथ्रा, पीनस में यहां से पास नहीं होगा यूरेथ्रा, यूरेथ्रा कहां से पास होगा, इस कॉर्पस स्पॉन्जियोसम के बीच में से पास होगा। समझ में आया? कॉर्पस स्पॉन्जियोसम के टिश्यू के बीच में से पास होने वाला मेल्स का यूरेथ्रा, इसीलिए ऐसे यूरेथ्रा को हम लोग स्पॉन्जियल यूरेथ्रा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों लोग? स्पॉन्जियल यूरेथ्रा। आई रिपीट, पीनस में से यूरेथ्रा पास हो रहा है, बट वो कौन से हिस्से से पास हो रहा है, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम में से पास हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई सच यूरेथ्रा इज रेफर्ड टू एज स्पॉन्जियल यूरेथ्रा। ठीक है, ऐसे यूरेथ्रा को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पॉन्जियल यूरेथ्रा, SPONGIAL। क्यों स्पॉन्जियल यूरेथ्रा? बिकॉज ये कॉर्पस स्पॉन्जियोसम के बीच में से पास हो रहा है। क्लियर एवरीवन? ठीक है, सबको समझ में आया? सो पीनस के अंदर 3 सिलेंड्रिकल टिश्यूज होते हैं, वन इज कॉल्ड एज कॉर्पोरा, सॉरी 2 इज कॉल्ड एज कॉर्पोरा कैवर्नोसा, दो है कॉर्पोरा कैवर्नोसा, एंड वन, ओनली वन is called as corpus spongiosum। corpora cavernosa कहाँ पे है, पोस्टेरो लैटरल पोजीशन पे है, और मीडियन पोजीशन में तुमको क्या दिखा देगा, corpus spongiosum। corpus spongiosum के बीच में से क्या पास होने वाला, यूरेथ्रा पास होने वाला, जिसको हम लोग स्पॉन्जियल यूरेथ्रा के नाम से भी जानते हैं। तुम्हारे कॉर्पोरा कैवर्नोसा के अंदर कैवर्नस आर्टरी रहती है, उस आर्टरी में से ब्लड आएगा और बाकी के सारे आर्टरीज में से डॉर्सल आर्टरी या फिर डॉर्सल वेन में से ब्लड आते जाते रहेगा, और इस ब्लड आने जाने की वजह से, स्पेशली तुम्हारे पीनस में जो ब्लड साइनसेस है उसमें ब्लड भरते जाएगा, और साइनसेस में ब्लड भरने की वजह से वो पीनस जो है वो हार्ड हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ये सबको समझ में आया? ड्रॉप अ हार्ट इन द चैट बॉक्स। एक्सटर्नल जेनिटलिया एकदम क्लियर, पीनस वाला पार्ट। चलिए इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज स्क्रॉटम। स्क्रॉटम का डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। स्क्रॉटम का डिस्कशन ऑलरेडी मैंने किया हुआ है। स्क्रॉटम जो है ना बच्चे लोग, इट इज मेड अप ऑफ टू काइंड्स ऑफ मसल, वन इज कॉल्ड एज डार्टोस मसल्स, ठीक है, वन इज कॉल्ड एज डार्टोस मसल्स एंड वन इज कॉल्ड एज क्रीमेस्टर मसल्स। One is called as dartos muscle and one is called as cremaster muscles. Now, what is this dartos and cremaster muscles are going to do? मैंने ऑलरेडी बोला था तुम्हारा जो स्क्रॉटम है वो क्या सेंटर है, कौन सा सेंटर है, क्या करने वाला है वो, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्क्रॉटम? यस चुन्नू मुन्नूज, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्क्रॉटम? What is the function of the scrotum? Absolutely correct, Gupta siblings. Absolutely correct, Iraja. Absolutely correct, Amir. It is going to hold the testis as well as it is the thermoregulatory center.
इट इज गोइंग टू डू थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन का मतलब कौन समझाएगा मुझे एक सिंपल लैंग्वेज में? व्हाट इज थर्मो रेगुलेशन? व्हाट इज थर्मो रेगुलेशन चुन्नू मुन्नूस? एब्सोल्युटली करेक्ट वैष्णव, इट इज मेंटेनिंग द टेम्परेचर। टेस्टिस के आजू बाजू का टेम्परेचर को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। कितना टेम्परेचर मेंटेन करता है तुम्हारा थर्मो रेगुलेटरी स्क्रॉटम जो है वो? स्क्रॉटम कितना टेम्परेचर मेंटेन करता है? यस, कितना टेम्परेचर को मेंटेन करता है? वेरी गुड अमेय, 2 to 2.5 डिग्री लेस देन बॉडी टेम्परेचर। 2 to 2.5 डिग्री लेस देन बॉडी टेम्परेचर। यस एवरीवन, 2 से लेके 2.5 डिग्री लेस टेम्परेचर होता है तुम्हारे स्क्रॉटम के अंदर, क्योंकि टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म्स बनते हैं, स्पर्म स्टोर होते हैं, स्पर्म सरवाइव करते हैं, ठीक है, उनको बनने के लिए, उनको स्टोर करने के लिए, उनको सरवाइव करने के लिए 2 से लेके 2.5 डिग्री लेस टेम्परेचर की जरूरत होती है। और ये टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर स्क्रॉटम होता, हमारे बॉडी के बाहर स्क्रॉटम होता है, जिसमें टेस्टिस हमारे हैंग किए जाते हैं। Is that clear? Now, we have already talked about scrotum. We have already talked about scrotum. और scrotum के अंदर दो प्रकार के muscles होते हैं. That is called as cremaster muscle and one is called as dartos muscle. Now, dartos muscle और cremaster muscle का काम धंधा क्या है कि dartos muscles जो है वो तुम्हारे testis को या फिर scrotum के क्या बोलते हैं रिलैक्सेशन करने में मदद करता है। रिलैक्सेशन तुम लोगों ने अगर ऑब्जर्व किया रहेगा कि नहीं, आई डोंट नो, बट स्क्रॉटम जो है वो कीप ऑन ऊपर नीचे मूव करते रहता है। वो ऊपर नीचे कीप ऑन मूव करते रहता है। वो धीरे धीरे ऊपर जाता है, धीरे धीरे नीचे आता है अपने आप से। इट इज नॉट देयर इन योर कंट्रोल। इट इज नॉट देयर इन योर कंट्रोल, बट इट इज यू हैव टू ऑब्जर्व योर ओन बॉडी टू नो दिस। टू नो दिस यू हैव टू ऑब्जर्व योर ओन बॉडी। छोटे बच्चों को भी तुम लोगों ने देखा रहेगा कि उनका स्क्रॉटम का जो पाउच है वो कभी कभार नीचे जाता है, कभी कभार ऊपर आता है। तो ये क्यों होता है? ये अपने आप हो रहा है। ये अपने आप हो रहा है। तो ये किस वजह से हो रहा है? जस्ट बिकॉज वहां पे डार्टोज मसल्स हैं वहां पे, और वहां पे क्रिमेस्टर मसल है। अब डार्टोज मसल्स जो है वो तुम्हारे स्क्रॉटम को नीचे लेके आने का काम करेगा, उसका रिलैक्स करने का काम करेगा। और क्रिमेस्टर मसल्स क्या करेंगे? तुम्हारे स्क्रॉटम को ऊपर लेके जाने का, कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करेगा। अब ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की जरूरत क्यों आन पड़ी? बिकॉज अगर तुम्हारे टेस्टिस के आजू बाजू का टेम्परेचर बहुत ही कम हो गया, बहुत ही कम हो गया, ठीक है, बहुत कम हो गया, तो वो क्या करेगा? स्क्रॉटम को ऊपर लेकर जाएगा। ऊपर लेकर जाएगा मतलब क्या हो जाएगा? तुम्हारे टेस्टिस भी थोड़े ऊपर सरक जाएंगे। यस, बॉडी की तरफ टेस्टिस सरक जाएंगे। यस, और बॉडी के पास में टेम्परेचर ज्यादा होता है तुम्हारे स्क्रॉटम के कंपैरिजन में। यस और नो? यस और नो? यस। सो बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से यू कैन सी कि जो स्क्रॉटम जो है वो ऊपर की तरफ सरकता है, और ऊपर की तरफ सरकने की वजह से टेस्टिस भी ऊपर की तरफ सरकेंगे, और उधर ऊपर से टेम्परेचर को वो डिराइव करेंगे। टेम्परेचर को वो डिराइव करेंगे, मतलब क्रिमेस्टर मसल क्या कर रहा है? ऊपर की तरफ सरका रहा है टेस्टिस को। और डार्टोज मसल क्या करेगी? नीचे की तरफ सरका रहे तुम्हारे टेस्टिस को। इज दैट क्लियर एवरीवन? क्रिमेस्टर एंड डार्टोज मसल्स क्लियर हो गए सबको? जिसकी वजह से टेस्टिस ऊपर या नीचे मूव हो सकता है। डायरेक्टोज की वजह से नीचे मूव होगा, क्रिमेस्टर की वजह से ऊपर मूव होगा। तो ये डायरेक्टोज और क्रिमेस्टर क्यों हो चाहिए हमारे बॉडी के अंदर? जस्ट बिकॉज हम लोगों को टेस्टिस के टेम्परेचर को रेगुलेट करना है, उसके आजू बाजू के टेम्परेचर को रेगुलेट करना है। ज्यादा टेम्परेचर कम भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा टेम्परेचर बढ़ना भी नहीं चाहिए। इसीलिए कुछ कुछ मेल्स जो बहुत ही ज्यादा इसके अंदर काम करते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं उसको, बहुत हाई टेम्परेचर्स में काम करते हैं। भट्टी जो रहती है, फॉर एग्जांपल भट्टी में, या फिर हॉट एयर ओवंस के आजू बाजू में, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े मशीन है जो गर्म होते रहते हैं कॉन्स्टेंटली, ऐसे मशीन के साथ में अगर काम करते रहेंगे तो उनका स्पर्म काउंट भी है वो धीरे 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 कम होने लगता है। वो धीरे 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 कम होने लगता है। ये सबको समझ में आया? स्पर्म काउंट क्यों कम होने लगता है? बिकॉज टेस्टिस के आजू बाजू का टेम्परेचर बढ़ता है, इसलिए कुछ टाइम बाद में वो स्पर्म का काउंट धीरे धीरे कम होने लगता है। तो जब स्पर्म का काउंट कम हो गया तो ऐसे कंडीशन को हम लोग ओलिगोस्पर्मिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओलिगोस्पर्मिया, OLIGO, ओलिगो स्पर्मिया, SPERMIA, स्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया। व्हाट डू यू मीन बाय ओलिगोस्पर्मिया? द स्पर्म काउंट इज गेटिंग लेसर। द स्पर्म काउंट इज गेटिंग लेसर। लेसर द स्पर्म काउंट, लेसर विल बी द चांस कि हम लोगों को तकलीफ हो सकता है, कि मतलब स्पर्म्स जो है वो जितने कम है तो उतने कम ये रहेगा ना, क्या बोलते हैं,
उतना कम स्पर्म्स अवेलेबल रहेंगे ओवम के साथ में फर्टिलाइज करने के लिए, ठीक है, उतने कम स्पर्म्स अवेलेबल रहेंगे ओवम के साथ में फर्टिलाइज करने के लिए। यस, हमको स्पर्म्स की ज्यादा जरूरत है, ज्यादा आवश्यकता है, सो दैट जो सबसे टफर स्पर्म रहेगा, जो सबसे फास्टर स्पर्म रहेगा, वो जाके वहां पे जाके अपना काम करके आएगा, यस और नो, फर्टिलाइजेशन का काम करके आएगा। तो अगर स्पर्म का काउंट कम हो रहा है, इट इज वेरी वेरी बैड। In some case, in some males, the sperm doesn't form inside the testis due to some or the other reasons, ठीक है, क्लिनिकल रीजंस की वजह से स्पर्म कभी कभी टेस्टिस के अंदर बनता ही नहीं है। ऐसे कंडीशन को हम लोग अजूस्पर्मिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अजूस्पर्मिया। अजू का मतलब क्या है? AZOO। अजू का मतलब क्या होता है? स्पर्म्स आर नॉट फॉर्मिंग इनसाइड द टेस्टिस। इज दैट क्लियर? सो मैंने दो कंडीशंस के बारे में, क्लिनिकल कंडीशंस के बारे में डिस्कस किया। वन इज कॉल्ड एज ओलिगोस्पर्मिया, वन इज कॉल्ड एज अजूस्पर्मिया। ओलिगो का मतलब क्या होता है केमिस्ट्री के या फिर साइंस के लैंग्वेज में? फ्यू, FEW, ठीक है। सो FEW, फ्यू का मतलब क्या है? लेस। द स्पर्म्स आर फॉर्मिंग लेस इनसाइड द टेस्टिस, ठीक है, द sperms are forming less inside the testis, and that is referred to as oligospermia. If the sperms are not formed in the testis, such condition is called as azoospermia. Is that clear? Oligospermia and azoospermia, is that clear everyone? One more thing which I have already discussed, but इसको मैं वापस से डिस्कस करना चाहता हूं, that is called as cryptorchidism. जब मैं क्रिप्टोरकाइडिज्म का डिस्कशन कर रहा हूं तो उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनो, बिकॉज थोड़ा सा डिटेल में अभी हम लोग जाएंगे क्रिप्टोरकाइडिज्म के ऊपर। सो क्रिप्टोरकाइडिज्म में होने क्या वाला है? इट इज बेसिकली कंडीशन wherein the testes are formed in the abdominal cavity, but it is not getting descended into the inguinal canal, and via inguinal canal it has to reach something called as into the scrotum, ठीक है। सो इंग्विनल कैनाल से सरकते 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 टेस्टिस तुम्हारे स्क्रोटम के अंदर आने चाहिए, बट वो नहीं आ रहे हैं। इसके पीछे का कोई क्लिनिकल रीजन हो सकता है कि एब्डोमिनल कैविटी से वो नीचे नहीं सरक रहे हैं। सो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिप्टोरकाइडिज्म। सो क्रिप्टोरकाइडिज्म में तीन प्रकार हो सकते हैं। एक तो टेस्टिस एब्डोमेन के अंदर ही रह गए, 15% मेल्स के अंदर टेस्टिस एब्डोमेन में रह जाते हैं, ठीक है। अगर क्रिप्टोरकाइडिज्म हो रहा है तो 15% केसेस में तुम्हारे टेस्टिस जो है वो एब्डोमेन के अंदर ही है, वो अभी तक इम्यूनल कैनाल में आ भी नहीं गए हैं। 25% जो केसेस रहते हैं वो इंग्विनल कैनाल के अंदर पाए जाते हैं। 25%, 25% इंग्विनल कैनाल में आए नहीं है, आ गए हैं, सॉरी, आ गए हैं, बट वो आगे नहीं बढ़े हैं, सिर्फ इंग्विनल कैनाल में जाके अटक गए हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। सो ऐसे केस को हम लोग इंग्विनल कैनाल वाला क्रिप्टोरकाइडिज्म बोलते हैं। ऊपर वाले केस को हम लोग एब्डोमिनल क्रिप्टोरकाइडिज्म बोलते हैं। और कभी कभार क्या होता है कि 60% केसेस जो है वो इंग्विनल कैनाल के ऊपर आ गए हैं, मतलब नीचे आ गए हैं, उसके जरिए नीचे आ गए हैं, बट तुम्हारे स्क्रॉटम में ही नहीं आए हैं, वो ऊपर कहीं तो अटके हुए हैं, स्क्रॉटम में नहीं है, जहां पे आना चाहिए वहां पे नहीं है, एब्डोमेन कैविटी में थोड़े से ऊपर अटके हुए हैं। दैट इज कॉल्ड एज हाई स्क्रॉटल, जो कि 60% केसेस में होता है। 15%, 25%, 60 केसेस, 60%। इज दैट क्लियर? सबको समझ में आया? 15% केसेस में एब्डोमिनल कैविटी में टेस्टिस रह गए हैं, 25% केसेस में इंग्विनल कैनाल में टेस्टिस रह गए हैं, और 60% केसेस में तुम्हारे हाई स्क्रॉटल एरिया में ही तुम्हारे टेस्टिस रह गए हैं, ठीक है। पर नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली ये टेस्टिस सरक के किधर आने वाले हैं? इट इज गोइंग टू कम इन द स्क्रॉटल पाउच। इज दैट क्लियर एवरीवन? सिंपल है क्रिप्टोरकाइडिज्म। ये जो कुछ भी मैंने बताया ना, डार्टोज मसल, क्रीमेस्टर मसल, एब्डोमिनल, इंग्विनल, हाई स्क्रॉटल, ये जो भी मैंने बताया ना, इट इज ऑल एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, इट इज नॉट गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, इट इज नॉट गिवन इन योर टेक्स्ट बुक गाइस, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन था, ठीक है। डार्टोज मसल, क्रीमेस्टर मसल, ये चीजों को ध्यान में रखो और उसके नोट्स बनाओ। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं तुम लोग के सामने डिस्कस करने वाला हूं कि तुम लोगों को मैंने बार बार बताया है कि स्क्रॉटम जो रहता है, स्क्रॉटम जो रहता है, इसमें तुम लोग बीच में एक सेप्टम देख रहे हो, ठीक है। स्क्रॉटम के बीच में एक सेप्टम तुम लोग यहाँ पे देख रहे हो। इस सेप्टम की जरूरत क्यों आन पड़ी? बिकॉज लेफ्ट टेस्टिस जो है वो लेफ्ट स्क्रॉटल कंपार्टमेंट में रहेगा, और राइट टेस्टिस जो है वो राइट स्क्रॉटल कंपार्टमेंट में रहेगा, और इसके बीच में एक छोटा सा सेप्टम रहेगा, पतला सा सेप्टम रहेगा। सेप्टम का मतलब होता है पार्टीशन। इस सेप्टम का नाम है स्क्रॉटल सेप्टम। इस सेप्टम का नाम क्या है? स्क्रॉटल सेप्टम। और ये जो स्क्रॉटल सेप्टम होता है, इसका दूसरा नाम क्या है? सेप्टम स्क्रॉटाई। क्या है? सेप्टम स्क्रॉटाई। सेप्टम स्क्रॉटाई लिखो, septum scrotae is nothing but what? It is the septum, it is the partition
which is present in your scrotal sacs, which is present in your scrotum, so that it can get divided into two scrotal compartments, left and right scrotal compartments. Is that clear, everyone? Septum scroti and scrotal septum, दोनों का मतलब एक ही है. कभी कभी कोई कोई टेक्स्ट बुक सेप्टम स्क्रॉटाई बोलता है, कोई कोई टेक्स्ट बुक बोलता है स्क्रॉटल सेप्टम. सेप्टम मतलब पार्टीशन, जो कि दो चेंबर्स में तुम्हारे स्क्रॉटम को डिवाइड करता है. ठीक है, बहुत एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो गई, आगे बढ़ते हैं. ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया? यहां तक सबको समझ में आ गया? जिसको जिसको समझ में आएगा ड्रॉप अ हार्ट इन द चैट बॉक्स. एवरीवन इन द चैट बॉक्स. So with this guys, we have completed human reproduction का मेल वाला पार्ट. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो हमने कंप्लीट कर लिया है. आई गेस किसी को भी कुछ भी डाउट नहीं है. फिर भी मैं क्या करने वाला हूं, पूरा का पूरा जो तुम्हारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो मैंने डिस्कशन किया हुआ है, उसका वन शॉट रिवीजन अभी के अभी लेने वाला हूं. इज दैट क्लियर? वन शॉट रिवीजन आई एम गोइंग टू टेक. वन शॉट रिवीजन सो दैट किसी को भी कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम हुआ रहेगा, कोई भी चीज छूटी हुई रहेगी, वी कैन रिवाइज इट इन अ वन शॉट. फटाफट रिवाइज करते हैं. सबसे पहले मैंने क्या कहा? सबसे पहले मैंने कहा कि तुम्हारा ये जो है दैट इज कॉल्ड एज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम. इसका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है दैट इज कॉल्ड एज टेस्टिस. टेस्टिस जो रहते हैं वो तुम्हारे स्क्रॉटल कंपार्टमेंट या फिर स्क्रॉटम के अंदर रहता है. ये स्क्रॉटम के अंदर जो टेस्टिस जो दिए गए हैं, ये हैंग किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड्स. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड्स. तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो ये स्पर्मेटिक कॉर्ड्स हैं. ये स्पर्मेटिक कॉर्ड्स के जरिए जो है ये तुम्हारा क्या बोलते हैं, ये लोकेटेड रहता है तुम्हारे टेस्टिस, तुम्हारे स्क्रॉटम के अंदर. वैष्णवी सिंह सर, स्मोकिंग मुळे स्पर्म्स कमी का होतात? वेरी गुड क्वेश्चन वैष्णवी. निकोटिन विच इज प्रेजेंट इन योर व्हाट यू कैन से स्मोक, और जो सिगरेट्स जो रहते हैं उसके अंदर उसके उसके धुएं में या फिर उसके उसके अंदर केमिकल रहता है जिसका नाम है निकोटिन. उसके अंदर टोबैको जो रहता है उसमें केमिकल है निकोटिन. ये निकोटिन इज नॉट गुड फॉर योर बॉडी, एंड व्हेन द निकोटिन गेट्स इनसाइड योर बॉडी ना, दिस निकोटिन इज अ टॉक्सिक फॉर योर बॉडी. इट इज नॉट हेल्पिंग द स्पर्मेटोजेनेसिस टू ऑकर. दैट्स व्हाई निकोटिन की वजह से स्पर्म काउंट जो है वो कम होते हैं. इज दैट क्लियर? इट इज साइंटिफिकली प्रूवन. ठीक है, सो फटाफट मैं क्या कर रहा था, मैं डिस्कस कर रहा था तुम लोगों के सामने कि जो टेस्टिस जो रहते हैं वो तुम्हारे स्क्रॉटम के अंदर रहते हैं, और ये स्क्रॉटम के अंदर कैसे लटके हुए रहते हैं, किसके मदद से लटके हुए रहते हैं? विद हेल्प ऑफ अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज स्पर्मेटिक कॉर्ड. इस स्पर्मेटिक कॉर्ड से क्या अंदर बाहर करता है? स्पर्मेटिक कॉर्ड से तुम्हारी रेड कलर की आर्टरी अंदर आती है, ब्लू कलर के वेन्स ऊपर जा रहे हैं, और तुम्हारा वास डिफरेंस भी इसी स्पर्मेटिक कॉर्ड के जरिए तुम्हारे एब्डोमेन के अंदर जाता है. इज दैट क्लियर? स्पर्मेटिक कॉर्ड सबको समझ में आ गया? आगे बढ़े. ठीक है, स्पर्मेटिक कॉर्ड के बाद में मैंने क्या डिस्कस करना भूल गया था, जो मैं अभी तक डिस्कस नहीं किया हुआ है. तुम्हारा स्क्रॉटम जो है ना, ये स्क्रॉटम, इसके साथ में भी टेस्टिस जो है ना वो हैंग किए हुए जो जरूर है, बट इसके साथ में जुड़े हुए भी हैं. तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि टेस्टिस जो है वो एकदम कंप्लीटली लटके हुए नहीं है. कंप्लीटली लटके हुए नहीं है. यहाँ पे छोटा सा एक फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रक्चर है. फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ये देखो डायग्राम में तुम लोग को दिखा रहा हूं मैं. यहाँ पे दोनों टेस्टिस के नीचे बेस के तरफ जो स्क्रॉटम के साथ में जुड़े हुए हैं, इस कनेक्शन को हम लोग बोलते हैं ग्यूबरनैक्यूलम. इस कनेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्यूबरनैक्यूलम. कैन यू ऑल सी दिस ग्यूबरनैक्यूलम? ग्यूबरनैक्यूलम सबको दिखाई दे रहा है? सो ग्यूबरनैक्यूलम इज नथिंग बट व्हाट? ग्यूबरनैक्यूलम एक टेस्टिस का नीचे वाला हिस्सा है जो तुम्हारे टेस्टिस को स्क्रॉटम के साथ में जोड़े रखता है, जोड़कर रखता है. इज दैट क्लियर? चलिए इसी के साथ में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. फटाफट फटाफट आगे बढ़ते हैं. मैंने कहा टेस्टिस है, टेस्टिस आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. व्हाई टेस्टिस आर कॉल्ड एज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन? कैन एनीवन टेल मी? कैन एनीवन टेल मी फटाफट? व्हाई टेस्टिस आर कॉल्ड एज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन? Why testes are called as primary sex organ? Because it is the sperm factory. It is going to produce the sperm. Very good, Gupta sibling. Very good, Ameya. Very good, Iraja. It is going to produce a sperm. Now this sperm के साथ में एक और एक चीज वो बनाता है. क्या बनाता है टेस्टिस हमारा? और एक चीज
what is it going to form? What is it going to form? Hormone. Which hormone? Which hormone? टेस्टोस्टेरॉन. What is this hormone going to do in your body? It is an androgenic hormone. Androgen है वो एक प्रकार का. Androgen का मतलब होता है मेल हॉर्मोन्स को हम लोग एंड्रोजन बोलते हैं कॉमनली. और ये जो मेल हॉर्मोन्स है, ये इसमें से टेस्टोस्टेरॉन जो है वो क्या करने वाले तुम्हारी बॉडी में? What it is going to do? सर वॉइस ब्रेक हो रहा है. वॉइस ब्रेक हो रहा है. सबको आवाज कम आ रही है? Say yes sir in the chat box if the voice is breaking. Okay. Wait a minute. अभी भी आवाज क्लियर नहीं आ रही है? सर बीच बीच में कट रही है. ओके, बीच बीच में कट हो रही है. एक मिनट, लेट मी सी व्हाट कुड बी डन. अभी आ रही है क्लियर? क्लियर 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 क्लियर. यो बताओ, यो इन द चैट बॉक्स इफ इट इज क्लियर. यो इन द चैट बॉक्स इफ इट इज क्लियर. ओके, सो व्हाट वाज आई डिस्कसिंग? मैं क्या डिस्कस कर रहा था कि तुम्हारा जो तुम्हारा जो टेस्टिस है, वो टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स तो बनेंगे ही. स्पर्म्स के साथ साथ कौन सा हार्मोन सर फिर बनेगा? से वॉइस ब्रेक हो रहा है. फिर से वॉइस ब्रेक हो रहा है. अयो, एक मिनट. अभी आवाज ब्रेक हो रही है बच्चों लोग? वेट. Just give me a minute. Just give me a minute. Just give me a minute. Okay, let me know if it is still breaking, okay? Let me know if it is still breaking. Now clear? Fine. Fine. So मैं क्या डिस्कस कर रहा था? I was discussing something about testis is going to produce sperm as well as a hormone called as androgenic hormone called as testosterone. What is the function of testosterone? What is the function of testosterone? What is the function of testosterone? To give male characters, okay? और कुछ किसी को बोलना है? टेस्टोस्टेरॉन का फंक्शन क्या है? What is the function? What is the function? टेस्टोस्टेरॉन का फंक्शन क्या है? Everyone in the chat box. To give secondary sexual characteristics. ये याद आया सबको? To give secondary sexual characteristics. Absolutely. To give secondary sexual characteristics. मतलब बियर्ड आना, मुस्टैश आना, बॉडी के ऊपर प्यूबिक हेयर आना, आर्मपिट्स में हेयर आना, वॉइस भारी हो जाना, तुम्हारे चेस्ट जो है वो ब्रॉड हो जाना. यस, ये सारे मेल लाइक कैरेक्टर्स जो है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो है, वो तुम्हारे किस वजह से आ रहे हैं? हार्मोन के वजह से आ रहे हैं. कौन सा हार्मोन के वजह से आ रहे हैं? टेस्टोस्टेरॉन नाम के हार्मोन के वजह से आ रहे हैं, जो कि कहां पे बन रहा है? टेस्टिस के अंदर बन रहा है. कौन से सेल्स बनाता है टेस्टिस के? कोई मुझे बता सकता है? Which cells forms the hormone called as testosterone? Anyone?
एनीवन? यस बच्चे लोग, लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स का और एक नाम क्या है? व्हाट इज वन मोर नेम ऑफ लेडिक सेल? Leydig cells are also called as dash. Absolutely, Amir. It is interstitial cells. Gupta siblings, Rashi, yes, Amruta, Vaishnavi, everyone. It is interstitial cells. Leydig cells are also called as interstitial cells. Why it is called as interstitial cells? Why? Why is it called as interstitial cells? Why is it called as interstitial cells? Everyone? Why is it called as interstitial cells? Can anyone tell me about it? Can anyone tell me about it? इंटरस्टिशियल सेल्स क्यों बोला गया है उसको? इंटरस्टिशियल सेल्स, एब्सोल्युटली अमृता, इट लाइज बिटवीन टू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो स्पेस रहेगा, जो खाली जगह रहेगी, जिसको हम लोग इंटरस्टाइसिस बोलते हैं, उसके अंदर तुम्हारे लेडिक सेल्स प्रेजेंट रहेंगे, इसलिए उसको हम लोग इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं। वेरी गुड राशि, वेरी गुड गुप्ता सिबलिंग्स, वेरी गुड अमेय। इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन द स्पेस ऑफ टू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और इन बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो स्पेस है उसको हम लोग इंटरस्टाइसिस बोलते हैं। और इस इंटरस्टाइसिस के अंदर हमको क्या मिलता है? इंटरस्टिशियल सेल्स मिलते हैं, या फिर उनको हम लोग लेडिक सेल्स भी बोलते हैं। और ये लेडिक सेल्स जो है, ये हमारे बॉडी में क्या करते हैं? हार्मोन बनाने का काम करते हैं टेस्टिस के अंदर। दैट इज रेफर्ड टू एज टेस्टोस्टेरोन। इट इज एन एंड्रोजेनिक हार्मोन। ये सबके दिमाग में घुस गया? Next, germinal cells of your testis is also called as, germinal cells of your testis is also called as, everyone, can you all tell me about it? Germinal cells, spermatogonia, very good, spermatogonia. What is the function of spermatogonia? What is the function of spermatogonia? What is the function of spermatogonia, everyone? स्पर्मेटोजेनेसिस, एब्सोल्युटली क्लियर अमेय। स्पर्मेटोजेनेसिस करना मतलब क्या है? गुप्ता सिबलिंग्स ने भी बोला है टू प्रोड्यूस स्पर्म। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्म्स को बनाने का काम स्पर्मेटोगोनिया करता है। स्पर्मेटोगोनिया कौन से प्रोसेस के जरिए तुम्हारे स्पर्म्स को बनाएगा? मियोसिस, वेरी गुड, बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। मियोसिस ही क्यों हो रहा है, माइटोसिस क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज हमको स्पर्म्स कैसे चाहिए? हैप्लॉइड चाहिए, डिप्लॉइड चाहिए? स्पर्म्स, स्पर्म का प्लॉइडी नंबर क्या होना चाहिए? हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? What is the ploidy number of the sperm? Ploidy number of the sperm is haploid. Absolutely clear. N होता है N, 46 का हाफ 23। स्पर्मेटोगोनिया में 46 नंबर होता है क्रोमोसोम्स का, स्पर्म में 23 नंबर होता है क्रोमोसोम का। हैप्लॉइड कंडीशन मेंटेन करने के लिए हमारे स्पर्मेटोगोनिया में मियोसिस होता है। ठीक है, सो मियोसिस के साथ में एक तुम्हारे बाजू में सेल्स रहते हैं जिसका नाम है सोमैटिक सेल्स। उस सोमैटिक सेल्स का नाम क्या है? उस सोमैटिक सेल्स का नाम क्या है? घाई घाई में स्पेलिंग मिस्टेक्स बिल्कुल भी मत करना। इट इज सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स का और एक नाम क्या है? व्हाट इज वन मोर नेम ऑफ सर्टोली सेल्स? सर्टोली सेल्स आर आल्सो कॉल्ड एज डैश। Sertoli cells are also called as dash. Very good, very good, very good. It is called as sustentacular cells. It is called as sustentacular cells. It is pyramid shaped cells. It is called as sustentacular cells. It is also called as nurse cells. क्यों sustentacular cells बोलते हैं हम लोग उसको बच्चे लोग? Sertoli cells को sustentacular cells क्यों बोल रहे हैं? Because it is a supporting cell. Sustentacular का मतलब क्या होता है? It is a supporting cells. It is going to support your sperm. How is it going to support your sperm? How is it going to support your sperm? It is going to provide nourishment. इसलिए उसको nourishing cells भी बोलते हैं, nurse cells भी बोलते हैं. Yes everyone? ठीक है, सबको याद आ रहा है सब ये सारी चीजें? आगे बढ़े, रैपिड फायर राउंड है तुम्हारे लिए। एपिडिडाइमिस के कितने लेयर्स होते हैं, कोई मुझे बता सकता है फटाफट? एपिडिडाइमिस के कितने लेयर्स होते हैं? 3 लेयर्स होते हैं। कैपुट, क्या क्या नाम है उसका? कैपुट, then caput, corpus and cauda. Very good. Caput is the head, corpus is the body and cauda is the tail. What is the function of epididymis? What is the function of epididymis? कोई बता सकता है मुझे epididymis का फंक्शन? चुन्नू मुन्नूज, epididymis का फंक्शन क्या है?
व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिडिडाइमिस? एपिडिडाइमिस का फंक्शन क्या है? यस, स्पर्म को टेम्परेली स्टोर करो और उसको मैच्योरेशन भी करो, उसका मैच्योरेशन भी करो। एपिडिडाइमिस में क्या हो रहा है? स्पर्म्स का टेम्परेली स्टोरेज हो रहा है और उसका मैच्योरेशन भी एपिडिडाइमिस में हो रहा है। नाउ कॉर्डा एपिडिडाइमिस किसके अंदर खुलता है जाके? कॉर्डा एपिडिडाइमिस किसके अंदर जाकर खुलता है? Everyone, chorda epididymis opens into a structure called as, very good Amir Iraja, it is called as vas deferens. vas deferens का दूसरा नाम है vasa deferentia. vasa deferentia का एक और एक नाम है, क्या नाम है? vas deferens, vasa deferentia का एक और एक नाम है, very good Amir, it is ductus deferens. it is ductus deferens. डक्टस डेफरेंस, ये डक्टस डेफरेंस वासा डेफरेंशिया क्या करने वाले हैं? स्पर्म्स को किधर तक लेकर जाने वाले हैं? कौन से डक्ट तक लेके जाने वाले हैं? कौन से ट्यूब तक लेकर जाने वाले हैं? एवरीवन, यूरेथ्रा तक लेकर जाने वाले हैं। यूरेथ्रा का और एक नाम क्या है? यूरेथ्रा का और एक नाम क्या है? यूरेथ्रा का और एक नाम क्या है? यूरिनोजेनिटल डक्ट। वेरी गुड। और एक नाम क्या है यूरिनोजेनिटल डक्ट का? कोई मुझे अभी बता सकता है? अभी क्या अभी हमने पढ़ा था यूरेथ्रा को और एक नाम से हम लोगों ने जाना था, किसको याद है? और एक नाम, और एक नाम, और एक नाम यूरेथ्रा का, एक और एक नाम पढ़ा था हम लोगों ने। Very, very, very good. It is called as spongial urethra. It is called as spongial urethra. It is called as spongial urethra. Spongial urethra क्यों बोला गया है इसको? क्यों बोला गया है spongial urethra? Because it is also called as spongial urethra. Why? Because it lies in between a structure of, it lies in between the structure of, yes, it is passing through corpus spongiosum. Yes, it is passing through corpus spongiosum. इस वजह से ही इसको हम लोग क्या बोलते हैं? Spongial urethra बोलते हैं. How many cylinders are present in, cylindrical tissues are present inside the penis? How many cylindrical tissues are present inside this penis? 3 cylindrical tissues. What are they? What are they? What are they, everyone? What are they? What are they? Also called as 3 cylindrical tissues, also called as corpora cavernosa and corpus spongiosum. corpora cavernosa दो होते हैं, corpus spongiosum एक होता है. corpora cavernosa posterolateral होता है, corpus spongiosum जो है वो median होता है and ventral होता है. medioventral तुम्हारा corpus spongiosum है, posterolateral तुम्हारा corpora cavernosa है. corpora cavernosa दो होते हैं, corpus spongiosum एक होता है. इन सभी के अंदर से arteries और veins पास होते हैं so that blood will be leaked out into the blood sinuses. और जैसे ही ब्लड साइनसेस में ब्लड लीक हो जाएगा तुम्हारा पीनस जो है वो हार्ड हो जाएगा. आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से. इंग्विनल हर्निया का डिस्कशन भी हमारा हो गया, स्क्रॉटम का भी डिस्कशन हमारा हो गया है. स्क्रॉटम के जो बीच में पार्टीशन रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्रॉटम के बीच के पार्टीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, स्क्रॉटम के बीच के पार्टीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्रॉटल सेप्टम बोलते हैं. स्क्रॉटल सेप्टम, सेप्टम स्पेक्टम नहीं, सेप्टम. सेप्टा, सेप्टम ये जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? सेप्टा या सेप्टम का वर्ड का मतलब होता है पार्टीशन, जो तुम्हारे स्क्रॉटम को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, लेफ्ट स्क्रॉटल कंपार्टमेंट एंड राइट स्क्रॉटल कंपार्टमेंट. ठीक है, लेफ्ट और राइट स्क्रॉटल कंपार्टमेंट में लेफ्ट और राइट टेस्टिस होते हैं. इज दैट क्लियर? यहां तक सबको समझ में आया है? सारे के सारे रैपिड फायर का राउंड तुम लोगों ने अच्छे से पार किया हुआ है. ड्रॉप अ हार्ट इन द चैट बॉक्स इफ यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ दिस. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डन डना डन डन हो गया है. अभी हम लोग क्या करने वाले? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में स्टार्ट करने वाले हैं. थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में आज मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में दूंगा और नेक्स्ट लेक्चर जब मेरा होगा तब मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एकदम क्लियरली एक्सप्लेन करने वाला, एकदम क्लियरली. इज दैट क्लियर एवरीवन? बहुत डिटेल से, बहुत क्लियरली मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नेक्स्ट लेक्चर के साथ में. बट अभी हम लोग क्या देखेंगे? आज ओवरव्यू देखने वाले, थोड़ा सा ऊपर ऊपर से देखने वाले कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता क्या है.
सबसे पहली बात, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो मेजर हिस्सा होता है वो पेल्विक रीजन के अंदर होता है। आई रिपीट, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो मेजर हिस्सा रहेगा वो पेल्विक रीजन के अंदर होगा। नाउ व्हाट इज पेल्विक रीजन? व्हाट इज पेल्विक रीजन? पेल्विक रीजन का मतलब होता है हिप रीजन। हिप रीजन, जहां पे तुम्हारी कमर रहेगी ना, कमर तुम्हारी जहां पे कमर होती है, ठीक है, ठुमके लगाने के लिए जो कमर तुम लोग यूज करते हो, वो कमर के रीजन को हम लोग कौन सा रीजन बोलते हैं? पेल्विक रीजन बोलते हैं। तुम लोग को यहाँ पे नीचे डायग्राम में दिखाई दे रहा है पेल्विक रीजन। एवरीवन, कैन यू ऑल सी दिस डायग्राम वेरी क्लियरली? दिस इज द पेल्विक रीजन। और इस पेल्विक रीजन के अंदर क्या है? पूरा का पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है, पूरी की पूरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है। ये इसके अंदर की जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है फीमेल के अंदर की, वो मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो बॉडी के अंदर होती है, बॉडी के अंदर होती है। मेल्स के केस में क्या हो रहा था? बॉडी के अंदर नहीं थे, बॉडी के सॉरी बॉडी के बाहर नहीं, बॉडी के सिर्फ बाहर ही नहीं, बॉडी के अंदर भी थी कुछ सिस्टम। ठीक है, पीनस तुम्हारा बॉडी के बाहर था, स्क्रॉटम तुम्हारे बॉडी के बाहर था, और जो तुम्हारे बॉडी के अंदर जो है वो सारे ट्यूब्स एंड ट्रैक्ट्स, ग्लैंड्स, ये सब तुम्हारे बॉडी के अंदर थे। मतलब कुछ हिस्सा तुम्हारी बॉडी के अंदर था, कुछ हिस्सा तुम्हारी बॉडी के बाहर था। ठीक है, बट यहाँ पे मेजर हिस्सा जो है, मेजर वाला हिस्सा जो है तुम्हारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो बॉडी के अंदर की तरफ है। इज दैट क्लियर? सिर्फ वजाइना जो है वो बॉडी के बाहर की तरफ है, वजाइनल ओरिफिस जो है वो बॉडी के बाहर की तरफ है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर एवरीवन? चलिए इसी के साथ में क्या डिस्कस करते हैं, कौन से हिस्से हैं तुम्हारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। सबसे पहला हिस्सा तुम लोग को याद रहना चाहिए कि द मेन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ योर, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ योर फीमेल इज रेफर्ड टू एज ओवरी। जैसे हमारे मेल्स के केस में क्या था? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एज, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एज टेस्टिस। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एज टेस्टिस। वैसे ही तुम्हारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन केस ऑफ फीमेल इज रेफर्ड टू एज ओवरीज। जैसे मेल्स के अंदर टेस्टिस दो थे, वैसे ही फीमेल्स के अंदर ओवरीज जो है वो दो रहेंगी, लेफ्ट ओवरी एंड राइट ओवरी। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ठीक है, ठीक है, ओके। सो मेल्स के पास में टेस्टिस होता है, फीमेल्स के पास में ओवरीज होता है। फीमेल्स के ओवरीज में ओवा या फिर एग बनता है। क्या बनता है? ओवा या फिर एग। ओवा का मतलब क्या है? ओवा, ओ वी ए, ओवा का मतलब क्या होता है? ओवा का मतलब होता है तुम्हारा फीमेल गैमीट। ओवा का मतलब होता है फीमेल गैमीट। एग का मतलब भी होता है फीमेल गैमेट। मतलब कितने कितने अलग अलग नाम है देखो। इसको फीमेल गैमेट को हम लोग तीन तीन नाम से बुला सकते हैं। वन इज कॉल्ड एज ओवा, द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज एग, एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड एज oocyte। क्या क्या बोला मैंने? ओवा, एग या फिर oocyte। ओवा, एग या फिर oocyte। oocyte का स्पेलिंग क्या है? ओ डबल होंगे उसमें, डबल ओ सी वाई टी ई, डबल ओ सी वाई टी ई, दिस इज द स्पेलिंग ऑफ oocyte। एग का स्पेलिंग क्या है? ई जी जी। ओवा का स्पेलिंग क्या है? ओ वी ए। सो ओवा, एग या फिर oocyte, ये तीनों भी जो है वो एक ही फीमेल गैमेट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? अलग अलग नाम है। कभी कभी कोई कोई टेक्स्ट बुक्स में ओवा बोला गया, कोई कोई टेक्स्ट बुक्स में एग बोला गया, कोई कोई टेक्स्ट बुक्स में oocyte बोला गया। इज दैट क्लियर एवरीवन? ठीक है, अब तुम लोग को यहाँ पे ओवरीज दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे भी ओवरी है, यहाँ पे भी ओवरी है। दिस इज योर राइट ओवरी, दिस इज योर लेफ्ट ओवरी। सो राइट ओवरी एंड लेफ्ट ओवरी के यहाँ पे इसके ऊपर ना ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं तुम लोगों को, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। एंड दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर रेफर्ड टू एज फिम्ब्रिए। क्या बोला है इसको? फिम्ब्रिए। क्या बोला है इसको? फिम्ब्रिए। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, कैन यू ऑल सी द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस वेरी क्लियरली? This finger-like projections is referred to as fimbriae. क्या है? Fimbriae. Is that clear? ओवरी के ऊपर ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस तुम लोग को दिखाई दे रहे हैं, जिसका नाम है फिम्ब्रिए। सबके दिमाग में घुस गया ये चीज? बेटा सीलिया और फिम्ब्रिया में क्या डिफरेंस है? सीलिया तुम्हारे सेल्स के ऊपर रहते हैं, फिम्ब्रिया तुम्हारे बॉडी के अंदर वाले फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इतने भी छोटे नहीं है कि इसको हम लोग सीलिया बोल सके। इज दैट क्लियर? इसको हम लोग माइक्रोविलाई भी नहीं बोल सकते हैं। दीज आर नॉट सो स्मॉल, दीज आर नॉट माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स।
We can see this from the naked eye. That's why it is not called as microvilli. That's why it is not called as cilia. Is that clear? समझ में आया? फिम्ब्रिया क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन तुम लोग को दिखाई दे रहे हैं, एक्सटेंशन तुम लोग को दिखाई दे रहे हैं। ये किसके ऊपर एक्सटेंशन है? ये तुम लोग को दिखाई दे रहे हैं ऑन ओवरी। ओवरी के ऊपर ये डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स है, तुम लोग को ये एकदम क्लियरली दिखाई देते हैं। दैट इज कॉल्ड एज दैट इज कॉल्ड एज फिम्ब्रिए। ये फिम्ब्रिए जो है वो आगे जाके एक फनल के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर तुम लोग को दिखाई दे रहा है। ये फनल से होते 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 एक ट्यूब तुमको दिखाई दे रही है। इस ट्यूब का नाम है ओविडक्ट। ओविडक्ट, इस ट्यूब का नाम क्या है? ओविडक्ट। इस ट्यूब का नाम क्या है? ओविडक्ट। इसको कभी कभार ना फैलोपियन ट्यूब के नाम से भी जाना जाता है। ओविडक्ट के दो दो नाम है, एक है फैलोपियन ट्यूब, एक है ओविडक्ट। लिखो लिखो लिखो, ओविडक्ट को ही हम लोग फैलोपियन ट्यूब के नाम से जानते हैं। क्या क्या मैंने बोला? राइट ओवरी, लेफ्ट ओवरी, राइट एंड लेफ्ट ओवरी के ऊपर छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिसका नाम क्या होता है? फिम्ब्रिए। फिम्ब्रिए आगे जाके ओपन होता है इनटू फनल शेप स्ट्रक्चर, और फनल शेप स्ट्रक्चर आगे जाके ओपन होता है इनटू अ ओविडक्ट, और आल्सो कॉल्ड एज फैलोपियन ट्यूब। तुम लोग को जो बीच में दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड एज यूटेरस। दिस इज कॉल्ड एज यूटेरस। इसमें बेबी ग्रो करेगा, इसमें तुम्हारा बेबी का डेवलपमेंट होने वाला है। दिस इज अ स्ट्रक्चर जहां पे बेबी एक्चुअल में डेवलप होने वाला है। माँ के कोख के अंदर जो बेबी डेवलप हो रहा है वो यूटेरस के अंदर होता है। इज दैट क्लियर? सो यूटेरस के बाद, यूटेरस का स्पेलिंग क्या है? UTERUS। यूटेरस सबको समझ में आ गया? से यो इन द चैट बॉक्स। एवरीवन? सर वॉइस ब्रेक हो Okay, the voice is not audible or the voice is breaking. Even now it is breaking. Everyone? Is it breaking even now? Okay. सो वॉइस इज नाउ क्लियर। सो मैं एक ही चीज बता रहा था कि जो तुम्हारा फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब जो है वो तुम्हारा किस में जाके खुलने वाला है बच्चे लोग? यूटरस में जाके खुलने वाला है। देखो यहाँ पे मैंने क्या क्या बोला? ओवरी है, ओवरी को चिपक कर फिम्ब्रिए है, फिम्ब्रिए को लगकर एक फनल जैसा स्ट्रक्चर है। ये फनल जैसा स्ट्रक्चर ओपन होता है इनटू अ ट्यूब कॉल्ड एज फैलोपियन ट्यूब। ये फैलोपियन ट्यूब आगे जाके ओपन होने वाला इनटू अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज यूटरस। इस यूटरस के अंदर बेबी का डेवलपमेंट होने वाला है। ये यही जो है यहाँ पे तुम लोग को बोला जाता है हिंदी में, माँ की कोख में बच्चा जन्म लेता है। इज दैट क्लियर एवरीवन? से हाय, से यस। ओके, सो दिस इज द यूटेरस। ये यूटेरस में बेबी डेवलप होने वाला है, और बेबी डेवलप होने के बाद में इस वजाइना में से बाहर निकलेगा। ये एवरी डिटेल, ये जो भी मैंने डिस्कस किया हुआ, ये डिस्कशन मैं नेक्स्ट लेक्चर में जरूर लेने वाला हूं। यहां तक किसी को भी कुछ भी डाउट नहीं है? आई एम अज्यूमिंग दैट नो डाउट्स इन दिस लेक्चर।